हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। थोड़ा सा आवाज बढ़ा देना। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेगा आप लोग? नया वाला बताना पड़ेगा। हाँ चलो, हाँ जी, हाँ ठीक है। इधर थोड़ा सा रखता हूँ। लाइव किया, लेट्स गो लाइव। ऐप पे भी चालू है ना? यस। हेलो माइक चेक, ऑडियो वीडियो चेक। जो लोग इसे YouTube पे देख रहे हैं वो भी चेक। YouTube पे देख रहे हैं, ओके। ठीक है, थोड़ा सा काला काला दिख रहा हूं मैं, बट ठीक है अभी। चलो कोई बात नहीं, लेट्स रॉक। शुरू करें? बोलो कुछ। यस सर, ओके। चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो कल एक बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजेदार, एकदम सुपर अमेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्या नाम था उसका, याद है आपको? कुछ याद नहीं सर? ऐसे क्लास के जैसे ही बाहर निकले सर, उसके बाद फिर पूछना नहीं कुछ। क्या नाम था उसका? कारो। फुल फॉर्म क्या है उसका? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020, बराबर खेरे। सो 2020 का है ये ऑर्डर जो हम लोग 2022 में पढ़ रहे हैं। सुपर। इसके बारे में कल हम लोग ने एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया था, आप लोग को चक्कर आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा जिंदगी में, ठीक है, बट कोई बात नहीं, है ना। चलो दोस्तों बात करते हैं एक बार सबसे पहले फटाफट किस चीज की, कारों का रिवीजन करेंगे, कारों के क्लॉजेस करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हमारे पास अगर समय बचा तो फिर शुरुआत का रिवीजन करेंगे, सिर्फ आज के लिए, है ना, क्योंकि आज क्लॉजेस भी पूरे होने बहुत जरूरी है ना अपने, है ना। हाँ इसीलिए, क्योंकि ऐसा ही कल उतना ही टाइम लगने वाला है अपने को, बहुत ही एक एक चीज को आराम से लेट लेट के एकदम पूरा बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाला है ना। तो जैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी बहुत बोर करूंगा आपको, है ना। रोज टॉर्चर, रोज बोर, मतलब सर ठीक है, अभी इसी के पैसे भरे आपने, है ना, आप खुद आए हो पैसे भर के कि सर हमें बोर कीजिए। ओके, सो लेट्स रॉक गाइस। तो बात करते हैं अबाउट कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 की, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे अबाउट एप्लीकेबिलिटी की। मुझे बता सकते हैं कि कारो किसे किसे एप्लीकेबल है करके? थैंक यू वेरी मच। कारो किसे किसे एप्लीकेबल है? कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, बेटा, इंक्लूडिंग व्हाट? फॉरेन कंपनी। आई बात समझ में? बट इनमें कुछ क्या दिया उन्होंने? एक्सेप्शन दिया। वो एक्सेप्शन कौन से कंपनीज के लिए भाई? एक्सेप्शन कौन से कंपनीज के लिए? One person got his Samsung S8 insured from a private bank. So one person मतलब one person company, private मतलब private limited company। सिर्फ प्राइवेट कंपनी ने बोलने का अभी, नहीं तो फिर कल का पूरा मतलब सेशन वेस्ट। अभी क्या बोलने का? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर उसके बाद थर्ड कौन सा है? वन पर्सन गॉट इज सैमसंग, सैमसंग मतलब स्मॉल कंपनी, S8 सेक्शन 8 कंपनी, इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी। जिसपे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काफी उसमें डिस्कशन हुआ था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अगर अपन बात करें तो मेरे भाई मेरे को एक बात बता कि इसको एग्जेम्पशन कब मिलेगा? फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब मास्टर कंडीशन क्या बोलते हैं? वापस बुक में देखना चालू भाई, मान जा, नहीं बंद कर, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे पास देखने का, कंट्रोल करो अपने आप को, कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी मास्टर कंडीशन क्या है? याद करने की कोशिश करो। नॉट बीइंग दी होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब अपन ने क्या बोला था, वो कैसी प्राइवेट चाहिए? प्योर, पवित्र एकदम,
सही बात है ना एकदम, हाँ, बट उसके अदर कंडीशंस भी है कुछ. सो अदर कंडीशंस में क्या बोले बच्चों? अदर कंडीशंस में नंबर 1 पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. ए लाला, पहले ऑलरेडी मेरे को लेट हुआ, तब तेरे को ये सूचा नहीं. तेरे को रिवीजन में तू रोज ये काम करता है, तो फिर रिवीजन में जवाब दे, नहीं तो फिर पानी पिला पिला के तेरे को देगा ना. स्टाइल नहीं मारना मेरे सामने. पहले मेरे को रिवीजन में आंसर चाहिए. रोज यार रोज है. जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया नहीं, मस्त अपना थर्मस निकालता, गर्म पानी डालता, पीते रहता. येड़ा है क्या तू? हाँ, तेरे को डर नहीं लगता? क्या कर रहा है? वापस अगर मैं कल से देखा तेरे को, तू याद रख तू बस. हाँ, अब अगर लाइव स्ट्रीमिंग वाले कुछ भी कर सकते. तू लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी है. तू लाइव स्ट्रीमिंग वाले तो बूफे लगा के बैठे उधर. तेरे को आइडिया नहीं है, सब पालन रहता हो. लाइव स्ट्रीम वाले डेंजर रहते हो. ऐसा मस्त बूफे, ऐसा एकदम अपने गद्दी गद्दी पे बैठ के माहौल जमाया हुआ है उन्होंने, है ना. सो कौन सा प्रोविजन की बात कर रहे थे हम लोग? नहीं, उसको बोलने दो. उसको हो गया बच्चा बचपन में. स्मॉल कंपनी की बात हो रही थी, है ना. ध्यान दे. देखो उसको मालूम ही नहीं है उसको. समझ रहे? ऐसा है वो. पानी पीने में मस्त अपना मगन है वो. पानी है ना वो कि लिटिल लिटिल. ध्यान दे बेटा, वो मार खाएगा नहीं तो. ओके चलो. सो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग द होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़. सही बात है. एंड देखिए और है. एंड सेकेंड क्या कहता है? बोरोइंग्स फ्रॉम हुम? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़. एंड नंबर 3 किसके बारे में बात करता है? टोटल रेवेन्यू. यहां पे टर्नओवर नहीं है. किसकी बात करते हैं? टोटल रेवेन्यू. क्या बोलते हैं? नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़. डेट ऑफ डिटर्मिनेशन पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बी सीन एज ऑन बैलेंस शीट डेट. बराबर. बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर. एंड टोटल रेवेन्यू की जब बात करेंगे तो फॉर द पीरियड एंडिंग 31st ऑफ मार्च. सही बात है. यहां तक हुई थी अपनी बातें. वेरी गुड. चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे. चल मेरा बच्चा, नाम क्या तेरा? हाँ, लवेश. माहौल है नाम में भी, आदमी एकदम. लवेश या लविश? लविश. बेटा लविश, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी बेबी. एक सेकेंड. अब बात करेंगे अबाउट व्हाट? स्मॉल कंपनी. हाँ बाबू, स्मॉल कंपनी की जब बात कर रहे हैं, हाँ अब बुक ओपन कर लो, बट स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन खुद से बोलना. स्मॉल कंपनी, यस बच्चा. पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 20 करोड़. ये पुराना डेफिनेशन बोल रहे हैं क्या नया बोल रहे हैं? ताजा वाला. पक्की बात है ना. पुराने लिमिट क्या थे? 50 lakhs एंड याद नहीं सर, अभी नया है ना सर, वो जाने दो सर. सो 2 करोड़ और 20 करोड़. बट आप समझिए सिर्फ ये डेफिनेशन इतना नहीं है ना. सिर्फ वो पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के बेसिस पे थोड़ी ना सिर्फ स्मॉल कंपनी को डिफाइन किया जाता है. उसमें और बहुत सारी कुछ कंडीशंस है भाई. अरे बोलो यस और नो. यस. तो वो बोलना पड़ेगा आपको. बोलना पड़ेगा, है ना. मैं सिखाऊं आपको. अब कल आप बोल ही रहे थे सर थोड़ा लॉ भी आप पढ़ा लिया करो, तो मैंने सोचा कि स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा लूं, बस आपकी इच्छा पूरी होगी. ऐसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा भाई, है ना. तो यहां पे स्मॉल कंपनी की जब बात होती है तो यहां पे सबसे पहले हम लोग स्मॉल, एक कंपनी है ना, इस कंपनी को कुछ सवाल पूछेंगे. एक स्टाइल होता है पढ़ने का. कंपनी को सवाल जवाब करेंगे, उसको कुछ सवाल पूछेंगे कंपनी को. उसको पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान देना एकदम मस्त. सवाल जवाब करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, आर यू अ पब्लिक कंपनी? उसको पूछ लेगा जाके, तू पब्लिक कंपनी है? तो क्या बोलेगा? छोटे लोग हैं साहेब, हम पब्लिक नहीं है, कोई पब्लिक हमको पैसा नहीं दे रहा है यहां पे. बराबर कि नहीं? अच्छा. दूसरा क्वेश्चन उसको पूछेंगे, आर यू अ होल्डिंग
कंपनी, किसी का होल्डिंग कंपनी है क्या? तो बोलता है अरे सर इतना पैसा होता तो हम अपने आप को छोटा लोग बोलते क्या? फिर नॉट बीइंग अ सब्सिडरी भी बोलता ना, तेरे ऊपर किसी का हाथ है क्या? है ना? तो तीसरा क्वेश्चन, किसी का सब्सिडरी है क्या? आर यू अ सब्सिडरी? वो बोलता है अरे सर किसी का हाथ नहीं हमारे सर के ऊपर। फिर बोलता है चैरिटी करता है क्या? आर यू अ सेक्शन 8 कंपनी? बोले सर पागल हो गए क्या, हम बोल रहे हैं हम छोटे लोग हैं, हम बोल रहे हैं ना हम छोटे लोग हैं, काय का चैरिटी वेरिटी करेंगे भाई? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका भी आंसर क्या है? नो। आई बात समझ में? फिर इसको पूछेंगे कि भाई तेरा पेड़ नहीं, फिर उसका और एक, आर यू एस्टेब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट? कुछ स्पेशल एक्ट वगैरह दिया है तेरे को दर्जा कुछ ऐसा? बोले सर छोटे लोगों को कहां इतनी इज्जत, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। नो 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 नो। बोलता है अरे बेचारा है। फिर उसको पूछेंगे भाई तेरा पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन कितना है अभी? 2 करोड़ बराबर? वो बोलता है नो सर छोटे लोग, इट इज लेस देन 2 करोड़, इट इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, बराबर कि नहीं? तो उसको ऐसे पूछेंगे इट इज नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, यस सर। फिर उसके बाद एंड ना, बराबर है कि नहीं? एंड आपका टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 20 करोड़, बोलता है यस सर। तो जब ऐसे आपको सवाल जवाब का आंसर मिल जाएगा, आप बोलेंगे भाई तू स्मॉल कंपनी। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन, वो डेफिनेशन है ना उसका बहुत ऐसा डेंजर है। प्राइवेट स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी नॉट बीइंग, ऐसा वो समझ में नहीं आता भाई क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे? ओके नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी मतलब क्या है भाई? तू पब्लिक कंपनी है क्या? नहीं। होल्डिंग सब्सिडरी है क्या किसी का? नहीं। सेक्शन 8 कंपनी है क्या? नहीं। फिर उसके बाद क्या है तू सेक्शन क्या बोलते हैं तू स्पेशल एक्ट में है क्या? नहीं। फिर पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीडिंग 2 करोड़? नहीं। टर्नओवर एक्सीडिंग 20 करोड़? नहीं। तो भाई ऐसा अगर है तो तू भाई तेरा दर्जा क्या है? स्मॉल कंपनी का। यहां तक कोई बातें डिफिकल्ट लग रही है आपको? इजी है ना डेफिनेशन एकदम? सो ये मेरे अंदाज में कुछ बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है। ठीक है? ठीक है सर, मजा आ गया? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल कंपनी की अगर बात करें तो सबसे पहले 3 चीजें मेरे को जो चाहिए। स्मॉल कंपनी मतलब ऐसी जो प्राइवेट कंपनी है, बोलो भाई। यस सर। जिसका पेड अप शेयर कैपिटल विल नॉट एक्सीड 2 करोड़, whose turnover will not exceed 20 crores, neither a holding nor subsidiary, बराबर है क्या नहीं? सब ऐसा मजा आ गया सर। अब मैं आपको एक केस स्टडी देता हूं, ठीक है ना? इसका जवाब देना है। आप बोलेंगे सर कहां से लाए आप ये केस स्टडी? हाँ नहीं, 1% अलग है, स्मॉल अलग है ना? मैं अब लॉ पढ़ा लो अब सही में, हाँ? नॉनसेंस। चलिए, सो अब ये एक कंपनी है। अब देखिए ये कानून और कायदे से ये स्मॉल कंपनी है, ठीक है ना? मतलब ही आप समझिए कि इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके ओके, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल and reserves and surplus is let us say 80 lakhs, सही है? टर्नओवर की भी बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल रेवेन्यू बराबर, आई राइट ओवर हियर लेट अस से इट इज 8 CR, still a small company, right? Is borrowings a criteria used to define small company? बोलना पड़ेगा आपको? नो ना, नो सर। अब यहां पे इसका जो बोरोइंग्स है, इसका बोरोइंग्स इज इक्वल टू 1.5 CR। इस कारो 2020 एप्लीकेबल?
देखिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कंडीशंस भी दिए हुए हैं। और जिसमें मैंने आपको क्या बोला, देखो अभी भी मैंने क्या किया है आप समझिए, इसके अभी भी सारे कंडीशंस फॉर बीइंग अ स्मॉल कंपनी इंटैक्ट है ना, है। स्मॉल कंपनी को डिफाइन करने के लिए बोरोइंग्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, करते हैं क्या? आपने बोला मेरे को बकायदा डेफिनेशन, आपने बोरोइंग्स का नाम ही नहीं लिया, तो मैंने कहा ये स्मॉल कंपनी। बट फिर कल का डिस्कशन याद है आपको, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कारो यदि एप्लीकेबल कराना है तो उसका पूरा कंडीशन पड़ा था, तो उसके लिए क्या लिस्ट थी अपनी? पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड टोटल रेवेन्यू नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। इनमें की कोई एक भी कंडीशन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ब्रीच कर देता है तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कारो एप्लीकेबल होगा, ऐसी बात हुई थी ना अपनी। अब ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका बोरोइंग्स इज एक्सीडिंग 1 करोड़, बट ये एक स्मॉल कंपनी भी है। स्मॉल कंपनी का कंडीशन नॉट एप्लीकेबल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कंडीशन व्हेन बोरोइंग्स एक्सीड 1 करोड़ एप्लीकेबल करूं तो क्या करूं? भारी है ना, इसीलिए बोला था कि पहले आप डेफिनेशन पढ़ के आना, फिर मैं ये केस स्टडी देगा, और कल देता ना तो फिर तो कल आप तो मेरे को मारते जूते चप्पल फेंक के। चला बोला, देखो क्लास 2 हिस्सों में बढ़ गई। और क्या चाहिए? डिवाइड एंड रूल एप्लीकेबल ना, प्रीटी सिंपल। नॉट एप्लीकेबल कैसा होगा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ना, स्मॉल भी तो है। चलिए वोटिंग करते हैं। एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल वाले हाथ ऊपर, लाइव स्ट्रीम वाले आप भी हाथ ऊपर करेंगे इमोजी बेच के। ओके गुड। नॉट एप्लीकेबल वाले गुड। क्या करूं मैं? आपको परेशान करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूं मालूम है? होमवर्क के लिए सोच के आओ, फिर आप बोलोगे सर ऐसा कुछ करने का नया। बोलो एप्लीकेबल एप्लीकेबल। लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी बोल रहे हैं एप्लीकेबल एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल वाला भी जनता है इधर। यूट्यूब की जनता क्या बोल रही है? यूट्यूब वाले बोल रहे हैं हमको खेलना ही नहीं है, वो भी बोल रहे हैं एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। सब जगह चालू है ये माहौल, भारी है ना। अब सोचिए एग्जाम में ऐसा केस स्टडी ट्रू एंड फॉल्स आ गया, ट्रू एंड फॉल्स के लिए आ गया। द मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट कारो इज एप्लीकेबल। केस स्टडी में आ गया, जस्टिफाई और आंसर। क्या बोलेंगे? इज कारो 2020 एप्लीकेबल? So Caro is applicable or not applicable? पूछ रहा हूं मैं। So Caro is applicable or not applicable? अरे बोलो applicable or not applicable? Come on. So Caro is not applicable. क्यों सर? It's a small company ना, topic plus, but it's a small company ना, it's a small company ना, खलास। मैंने आपको एक डिस्कशन में पहले भी बोला था कभी एक बार, when it is specifically stated na small company, when it is satisfying the criteria for small company, you have to look for the small company angle and decide okay it's not applicable. इररिस्पेक्टिव सर वो प्राइवेट लिमिटेड सर आगे दिया है ना सर उसका, बट बेटा ये स्मॉल कंपनी भी है ना अभी, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल। आई बात समझ में आपका? ये ऐसा आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, जो चीजें ना आप सोच भी नहीं सकते। और मेरे को ऐसा क्या लगता है ना ऑन दी अदर साइड कि भले ये फिर एग्जाम में आओ मत आओ, ये जो है ना नॉलेज आपको जरूरी है फॉर योर व्हाट,
प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपको रिपोर्ट करना है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो वो स्मॉल कंपनी है, बट उसका ये क्राइटेरिया है भाई, प्रैक्टिकल सिनेरियो आ गया है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल केस स्टडीज। जो प्रैक्टिकल मतलब, वो प्रैक्टिकल मतलब नॉट नेसेसरली कि वो रियल लाइफ में वो सत्यम में क्या हुआ, उधर क्या हुआ, वो मैं आपको स्टोरीज बताऊं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब ये होता है कि जब आप रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करोगे कि यस इट्स अ स्मॉल कंपनी बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी कंडीशन ये हो गया, तो इन दैट सिनेरियो यू आर स्टक, एंड दिस इज इन रियल लाइफ इट इज पॉसिबल ना, बराबर के नहीं, सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस ऑफ व्हाट स्मॉल कंपनी एंड ब्रीचिंग द कंडीशन फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट स्टिल इट इज अ स्मॉल कंपनी। दिस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल लर्निंग। बच्चों को क्या होता है, वो गुमराह करते हैं, प्रैक्टिकल जाने दो। तो समझ में आया आपको? सो इन दिस केस आपको ऐसा एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स या जस्टिफायर आंसर के बेसिस पे केस स्टडी में भी आपको चीजें आ सकती है। आई बात समझ में? सो यहां पे वी कंक्लूड विथ व्हाट, द लिस्ट ऑफ कंपनीज टू हुम कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल। आई बात समझ में? यहां पे इसका रीजन क्या बोलेंगे, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज इट इज अ स्मॉल कंपनी, दैट्स इट, और कोई उसका रीजन नहीं है। स्मॉल कंपनी है, बात खलास। यहां तक किसी को कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डिफिकल्टी है, कुछ दर्द है तो पूछ लीजिएगा। साउंड्स गुड? कॉन्फिडेंस है? अब भूलेगा नहीं ना कुछ भी? नहीं। अब चलिए आगे जाते हैं। चलिए सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, और ये सारा पार्ट अपना हो गया जिसमें अपन ने बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद कंडीशंस एंड द गाइडेंस नोट का डेटा सब कुछ पढ़ लिया है। सो ये एक बार हम लोग यहां पे रीड कर लेते हैं, टेक्स्ट से अपना मॉड्यूल से पढ़ते हैं। आज बहुत पढ़ना है, बहुत मजा भी आएगा। क्या क्या रिपोर्टिंग करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले समझेंगे, फिर अपन एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट्स अपन देखेंगे उसमें कैसे कारों का रिपोर्टिंग किया हुआ है करके। It shall apply to every company including a foreign company as defined in clause 42 of section 2 of the Companies Act, except banking company as defined in clause C of section 5, insurance company as defined by Insurance Act, one person company, a company licensed to operate under section 8, a one person company defined under clause 62 of section 2, small company is defined under clause 85, private limited company not being a subsidiary or holding company of a public company having what? Paid up share capital and reserves and surplus not more than 1 crore as on the balance sheet date। मतलब ये फिगर आपको करंट ईयर का 31 मार्च को देखना है आपने, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, टोटल बोरोइंग्स नॉट एक्सीडिंग ₹1 crore फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, बराबर, इंपॉर्टेंट इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देन टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3, सो जैसा डिस्क्लोज किया है वो फिगर आपने उठाना है, एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन? इसका मतलब होता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई धंधा बंद कर दिया है, बट उसका अगर आपको कुछ पैसा मिला हुआ है तो वो आपने कंसीडर करना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग ₹10 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पे ड्यूरिंग लिखा है, मतलब आपको क्या देखना है, फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च, मतलब क्यूमुलेटिवली आपको देखना है, बराबर, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसा सबका मिला के आपको 31 मार्च तक का कितना आपका टोटल रेवेन्यू हुआ है वो आपको कंसीडर करना है। क्लियर हो गई बात यहां पे? ओके, तो एक पेज खत्म। आगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन सर्टेन मैटर्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 and 4। तो पैराग्राफ 2 क्या बोलता है, देखो भाई 3 और 4 में हमने मैटर दिए तो वो आप रिपोर्ट कर लेना, ऐसा किसमें बोला है? पैराग्राफ नंबर 2 में। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला? एप्लीकेबिलिटी। सेकंड पैराग्राफ में बोला कि थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में जो बोला है ना वो उस पर रिपोर्ट कर लेना। आइए पढ़ते हैं। एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन अकाउंट्स। तो आपको याद है ना, आप कंपनीज एक्ट में 143(3) के अंडर आप रिपोर्ट बनाते हो। ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट 10 पॉइंट पढ़े थे ना अपन ने। उसके साथ साथ वो क्या बोलता है, ऑफ एवरी कंपनी ऑडिटेड बाय हिम टू विच दिस ऑर्डर अप्लाइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। बट वो 2019 से एप्लीकेबल हुआ नहीं है कारो 2020, इट वॉज डेफर्ड फॉर 2 years।
नाउ इट इज सेड दैट कि इट विल बी कमेंस्ड फॉर क्या बोलते हैं उसको, जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ना, उसके लिए बोल रहे कि वो उसके लिए एप्लीकेबल कराएंगे। बट अगर उसके लिए भी डिफर हो गया तो फिर आपको एग्जाम में भी 16 ही एप्लीकेबल होगा, उसका लेक्चर अपन बाद में कर लेंगे। आई बात समझ में, कोई टेंशन नहीं है। बट अभी सूत्रों के मुताबिक 2020 ही चलेगा तो 2020 ही पढ़ेंगे। ओके ओके। शैल इन एडिशन कंटेन द मैटर स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4, मतलब 143(3) के साथ साथ आपने पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में जो मैटर्स दिए उसके ऊपर भी आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। आई बात समझ में? यस। देन provided that, this line is very important for MCQ, provided that the order shall not apply to auditor's report on consolidated financial statements except clause 21 of paragraph। मतलब आपको कितने क्लॉजेज है कुल मिला के? 21 क्लॉजेज है। जो आज अपने को डिस्कस करना है वो कितने क्लॉजेज है बेबी? 21 क्लॉजेज है। तो वो कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कारो एप्लीकेबल नहीं है एक्सेप्ट ओनली क्लॉज नंबर 21। मतलब जब आप ऑडिट करते हो ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको कारो पे रिपोर्टिंग नहीं करना है। कारो पे रिपोर्टिंग आपको सिर्फ 21st पॉइंट पे करना है, फर्स्ट 20 पॉइंट्स पे नहीं। अब थोड़ा समझो इस बात को। देखो, एक होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी है, एसोसिएट्स है, सब मिलके क्या करते हैं, अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अब देखो, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इसके पीछे कोई एक एंटिटी नहीं है बैकिंग करने के लिए। इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। जैसा अपना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जैसा अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैसा ही आप क्या करते हो, होल्डिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिए, सब्सिडरी के लिए, एसोसिएट के लिए, और आप मर्ज करके लाइन बाय लाइन आइटम आप ऐड करके आप क्या बनाते हो, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो कि एक ग्रुप का क्या पोजीशन है। समझ रहे ना, ग्रुप कंपनीज का क्या स्टेटस है, यह समझने के लिए बनाया जाता है क्या चीज, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई बात समझ में? होता क्या है ना, अब मैं होल्डिंग कंपनी है, मैं होल्डिंग कंपनी है बराबर। अब मेरे में जिसने पैसा लगाया है ना, वो ये जानना चाहते हैं कि हर्षद ने कहां कहां पैसा लगाया है और जहां जहां पैसा लगाया है वो लोग कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं अपने इन शेयर होल्डर्स के लिए क्या करता हूं, उनको बोलता हूं तुम ठहरो, मैं मेरा प्लस जहां जहां पे मैंने आपका पैसा लगाया है मेरे द्वारा, मैं उन सबका एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूं और आपको ग्रुप का क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं मेंबर्स के लिए बना रहा हूं क्या चीज, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके पीछे बैकिंग करने के लिए कोई एंटिटी नहीं है। होल्डिंग कंपनी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी है, उनके स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, उनके पीछे कंपनी है। बट जब सीएफएस बन रहा है, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है पीछे, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट। तो उसका क्या ही आप रिपोर्टिंग करोगे ना, क्योंकि एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना पीछे। आई बात समझ में आपको? तो इसीलिए कारो इज नॉट एप्लीकेबल फॉर consolidated financial statements, or when you do the audit of consolidated financial statements you need not report on what, caro। सिंपल है एकदम, कोई डिफिकल्टी नहीं, एक्सेप्ट फॉर 21। जब 21st क्लॉज में आएंगे तो वो बता दूंगा, वो भी बहुत ही वाहियात क्लॉज है। उसमें बोलता है अगर 1 से 20 तक किसी भी होल्डिंग सब्सिडरी में अगर कुछ गड़बड़ है तो वही गड़बड़ सिर्फ आप रिपोर्ट कर रहा है आपको इन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो समझाऊंगा मैं आपको, अभी बोलूंगा वो थोड़ा नहीं पल्ले पड़ेगा वो, ठीक है। बट ध्यान में रखना, एमसीक्यू के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए, इज कारो एप्लीकेबल फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? नो। बट सिर्फ क्या एप्लीकेबल है उसमें का क्लॉज नंबर 21। डन है? यस। अब मैटर्स पे आएंगे, एक एक चीज आराम से मन लगा के पढ़ेंगे। अब कौन से मैटर्स है, मस्त एकदम ध्यान से मन लगा के एक एक चीज को समझना है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है ऑडिटर साहब अब आपको ये 21 पॉइंट दिए हैं, आप इसकी तहकीकात कीजिएगा, है ना, और जो जो इंफॉर्मेशन हम आपसे पूछ रहे हैं उसके ऊपर आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आपको पूछ सकते हैं, वैरायटी समझो पहले। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं मेंशन एनी 8 पॉइंट्स टू बी रिपोर्टेड अंडर कारो,
ठीक है ना? या व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर कारो 2020 फॉर, 2-3 आइटम्स देंगे आपको. ऐसे आपको 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है. कुछ भी रैंडमली आपको पूछ सकते हैं या स्पेसिफिक पूछ सकते हैं, बट अपने को सारे समझना ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी है. पहले अपना फोकस कहां होगा? इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग. बराबर. आपको अभी जो आपका अप्रोच होना चाहिए वो सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उतना फोकस है. नहीं आ रहा है तो क्वेरी पूछना है. कहीं पे ये आपने नहीं सोचना है कि सर मेरे को याद कैसे होगा, क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या डर लग रहा है, उसकी चिंता नहीं करनी. पहले आपको समझ रहा नहीं समझ रहा उसके ऊपर याद होना नहीं होना वो बात की बात है वो. ठीक है? द प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड. एम आई क्लियर? यस. फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस इंटेंजिबल एसेट्स. पहले जब कारो 2016 था, मैं आपको थोड़ा यह भी बता दूं कि क्या डिफरेंस आया है और वो क्यों भी आया है, ताकि आपको थोड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ नई चीज आ रही है, नए ऑर्डर में पुराने से क्या अंतर है, ये भी थोड़ा समझने में मजा भी आएगा. पहले यहां पे होता था फर्स्ट क्लॉज एज फिक्स्ड एसेट्स. नाउ इट हैज बीन चेंज टू व्हाट? Property, plant, equipment and intangible assets. Now you'll be asking, sir, why? Because if you remember accounting standard 10, earlier it was accounting for fixed assets, ऐसा वर्ड था. फिर AS भी चेंज हो गया ना, वो AS भी रिवाइज हुआ और फिर उसके अंदर अपन ने बात करी किसके बारे में? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो बी इन लाइन विथ व्हाट? द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Here the reporting requirement, instead of fixed asset, now they use the word as what? Property, plant and equipment, intangible assets. Clear ekdam? Yes. Now, you are in the organization, Swapnil Patni Classes, limited, private limited company. आप ऑडिटर्स हो हमारे, सब चीजें एक्सपीरियंस करनी है. आप ऑडिटर्स हो हमारे. अब आपको यहां पे दिखता है वर्चुअल वालों, इस चीज को महसूस करो, इस चीज को फील करो. अब आपने क्या करना है कि आपको फर्स्ट क्लॉज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ऑन व्हाट? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सो यू सी द प्रॉपर्टी, यू सी द प्लांट, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स. बोलो यस और नो. दिस इज व्हाट? आर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. सही बात है एकदम. प्लस देयर इज ऑल्सो व्हाट? इंटेंजिबल एसेट्स. व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? द गुडविल, द ब्रांड वैल्यू. बराबर. कल चल के अगर कोई कुछ भी बोलेगा कि हर्षद सर सिर्फ रट्टा मराते, पढ़ाने आता ही नहीं इनको, तो ही इज डिफेमिंग मी, ही इज अफेक्टिंग माई ब्रांड, इज अफेक्टिंग माई गुडविल, आई कैन फाइल अ केस ऑफ डिफेमेशन. आज के तारीख में बहुत चलता है और इससे बहुत पैसा मिलता है. आपको मालूम है क्या आपको? तो ऐसा अगर कोई भी बोलेगा गलत गलत तो वी कैन फाइल अ केस ना. तो ये इंटेंजिबल एसेट है मालिक, क्योंकि ब्रांड, एक नाम, एक गुडविल, एक रेप्यूटेशन बहुत मैटर करता है आज की तारीख में. तो इसकी बात हो रही है. तो आप देखो एसपीसी के पास ये सारी चीजें हैं, चारों चीजें की बात हो रही है. क्या क्या चीजों की बात हो रही है? प्रॉपर्टी. आप ऑडिटर्स हो हमारे, आप ऑडिटर्स हो, बैठे हो यहां पे, ठीक है ना? हाँ, अब आपको जाना है ऑडिट करने के लिए. बस मैं आपको यहां पे क्या बोल रहा हूं समझाऊंगा पहले, फिर अपन ऑडिट करने जाएंगे अपन, ठीक है ना? हाँ. सो क्या क्या हुआ? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स. आर वी गुड? यस. अब क्या क्या देखना है? केंद्रीय सरकार आपको बोल रहा है कि मित्रों जाओ एसपीसी के ऑफिस में और फर्स्ट पॉइंट देखो उनके रिकॉर्ड्स. अब जाएंगे और सीधा पहले क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड निकाल. रिकॉर्ड चाहिए पहले, जाके जाओ पहले रिकॉर्ड में देख कि वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स. पहला पॉइंट आपको क्या देखना है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको क्या देखना है? फर्स्ट प्रॉपर रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स मांगता है. ये जो इन्वेंट्री, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स है, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए ना मेरे पास. क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जिसमें होना चाहिए शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग व्हाट? क्वांटिटेटिव डिटेल्स, सिचुएशन, दैट इज लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो उसकी दो बातें दिखानी बहुत जरूरी है. एक तो उसका क्या? क्वांटिटी, और उसका लोकेशन. सिचुएशन मतलब क्या? लोकेशन. मतलब आप जब जाके पूछोगे ना, हम बोलेंगे आपको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के टैब के अंदर दैट वी हैव 500 बेंचेस, वी हैव 50 एयर कंडीशनर्स, वी हैव 10 प्रोजेक्टर्स. आई बात समझ में आपको? वी हैव 60 लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स. आई बात समझ में आपको? तो ये हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट. वी हैव 100 ऑफ व्हाट? हार्ड डिस्क.
ये आपको हमारे क्या दिखेंगे, आइटम्स दिखेंगे आपको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी चीज को चेक करना है तो उसके लिए आपको पहले सपोर्टिंग क्या चाहिए, रिकॉर्ड्स। तो वो रिकॉर्ड्स आप खोलेंगे और रिकॉर्ड्स में सबसे पहले आपको जब दिखता है ना कि इतने इतने अच्छा वो बोल रहे, तो ये क्वांटिटी जो है और वो क्वांटिटी कहां है उसका आपको डिटेल चाहिए। तो आपको हमको लिखना पड़ेगा ऐसा कि हमारे 100 बेंचेस इन क्लासरूम नंबर 1, 20 एयर कंडीशनर्स इन क्लासरूम नंबर 1, 3 प्रोजेक्टर्स इन क्लासरूम नंबर 1। आई बात समझ में आपको? तो ऐसा आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बट वो क्वांटिटी कहां लोकेटेड है, वो कहां सिचुएटेड है, वो भी आपको उस रिकॉर्ड में दिखना चाहिए। आपने जाके रिपोर्ट करना है केंद्रीय सरकार को कि ये लोग ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात समझे आप लोग? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम ऑडिट करना है, चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। आई बात समझ में? दैट्स इट। जब आप आर्टिकलशिप भी करोगे, सीए भी करोगे, तो यही काम करना है जाके आपको, जाने का, बताने के चल रिकॉर्ड ला रहे हैं, तो फिर वो देंगे आपको रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड ऐसा खोलने का, फिर इसमें आपको ऐसा डिटेल मिलेगा, आपको ऐसा पूरा ऐसा डिटेल लिखा हुआ होगा कि ये एसेट है, ये इतनी क्वांटिटी है, ये कहां सिचुएटेड है, बराबर के नहीं, ये आपको रिकॉर्ड देखने का है। आई बात समझ में आपको? क्लियर है एकदम बात? यस सर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेम वे में क्या बोलता है, वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ व्हाट इनटेंजिबल एसेट्स। तो दोनों चीज के लिए आपको दिखाना है रिकॉर्ड्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या भाई, आप पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सब चीजें रजिस्टर कराते हो कि नहीं कराते? उसका भी तो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आपको पता है ये पेटेंट, कॉपीराइट्स की जब बात होती है तो उनका एक्सपायरी डेट भी होता है, पता है? तो उसका डिटेल्स आपको मेंटेन करना है। ये सब चीजें समझो, क्योंकि बच्चा पूछेगा सर इसका क्या रिकॉर्ड मेंटेन करे, तो ये पेटेंट कब तक एनफोर्सिएबल है, बराबर, वो आपने उसके भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, उसके लाइसेंसेस आते हैं, उसका सर्टिफिकेट आता है, वो रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं। आर वी गुड? बोलो यस और नो। तो पहली बात क्या करना है अपने को, आप डायरेक्टली, आप जब जाओगे ना तो डायरेक्टली आप लोग स्टॉक को, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डायरेक्टली वेरीफाई करने नहीं जाओगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, रिकॉर्ड बता मेरे को रिकॉर्ड मांगता है। एज एन ऑडिटर सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। मिल गया क्या रिकॉर्ड आपको? तो आप अगर अभी नीचे ऑफिस में जाओगे और आपको बोला जाएगा कि आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वेरीफाई कीजिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्टली हाँ बेंचेस गिनता हूं चल। अरे भाई पागल हो गया क्या? पहले तेरे को क्या चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। रिकॉर्ड में आप क्या ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे, क्वांटिटी, कितना है आपके पास और वो कहां है, बराबर के नहीं? क्लियर एकदम बात? यस सर। रिकॉर्ड्स होने के बाद अब मालिक मेरे को रिकॉर्ड मिल गया, अब जो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है वो सच है कि झूठ है? ऑडिटर को इसका एक्यूरेसी भी तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना। अब मैं रिकॉर्ड में लिख देगा, अब मैंने बोल दिया आपको आई हैव 500 बेंचेस, बराबर, मन में एक डाउट है ना, सही में 500 बेंचेस थोड़ी होंगे इनके पास। मैंने बोला मेरे पास 100 प्रोजेक्टर है, 500 एसी है, लिख दिया ना भाई। आपको यकीन है इस पे? पता नहीं सर। तो आपको इस डेटा के ऊपर, इस रिकॉर्ड के अंदर जो भी कंटेंट लिखा है उसके ऊपर यदि आपको यकीन लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साक्षात आपको वहां जाना होगा और वहां पे आपको आपकी आंखों से देखना होगा, आपको गिनना होगा। हाँ भाई ये इस लोकेशन क्लासरूम नंबर 1 में ये लोग क्या बोले थे, 50 बेंचेस है ना, रुक मेरे को गिनने दे। कितना बोला, 3 प्रोजेक्टर है, 1 2। अरे सर यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही प्रोजेक्टर है, आपने 3 कैसे दिखाए इधर? चीटिंग करता है। आई बात समझ में आपको? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो क्या कहता है, अब फिजिकल वेरिफिकेशन में यहां पे अब आप तो करते हो एज एन ऑडिट ट्रायल, एज ए ऑडिट प्रोसेस आप करते हो, ठीक है ना, बट यहां पे केंद्रीय सरकार आपसे क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। केंद्रीय सरकार बोलता है वेदर दिस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड, दिख रहा है आपको, हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड। आगे देखो, बाय द मैनेजमेंट, आपको जाके चेक करना है। अरे मैनेजमेंट तुम टाइम टाइम पे चेक करते क्या? अपन तो अपने ऑडिट में अपन तो चेक करेंगे ही करेंगे, बट आपको केंद्रीय सरकार क्या बोल रही है, देखो ऑडिटर आपको रिपोर्ट करने का है। आप तो ये आपके ऑडिट में आप चेक करते ही हो ना। ये अभी हम ये पॉइंट्स किसके लिए पढ़ रहे हैं, इन चीजों के ऊपर आपको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए। तो आपने मैनेजमेंट से पूछना है या आपने ऑब्जर्व करना है कि यार ये टाइम टाइम पे ये लोग मैनेजमेंट या आपका इन्वेंट्री का जो है, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है, क्या ये इसको मैनेजमेंट आके चेक करता है क्या? ये
तो आपने देखना है कि वेदर इट हैज बीन वेरीफाइड एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय मैनेजमेंट। आपको ये सब देखने का है। ऐसा आई बात समझ, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, आई बात समझ में आपको कि मैनेजमेंट ऐसा चेकिंग करता क्या नहीं करता, आपको देखने का है। आई बात समझ में, एट रीजनेबल इंटरवल्स। अब फिर मैनेजमेंट चेक करता हूंगा तो इनको क्या मिलेगा, मिसमैच। मिसमैच मतलब क्या, डिस्क्रिपेंसी। मिसमैच मतलब क्या, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी मतलब क्या, मिसमैच। मतलब इधर लिखा हुआ है 100, उधर है 50। ओह नो, देयर इज व्हाट, अ डिस्क्रिपेंसी। बट आप समझिए ऐसी वैसी डिस्क्रिपेंसी नहीं, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। कैसी डिस्क्रिपेंसी, मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मटेरियल मतलब ऐसी जानकारी या ऐसी चीज जिसके वजह से आपके डिसीजंस आपके बदल सकते हैं, उस जानकारी को हम लोग कहते हैं मटेरियल। एनी इंफॉर्मेशन विच हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन, दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स व्हाट, मटेरियल। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो, यस। तो कोई भी चीज अगर जब आप जाके देख रहे हो और अब आपको दिख रहा है 100 के जगह यार इन्होंने 99 है, सिर्फ इन्होंने 100 दिखाया, एक बेंच पूरा कम है, इतना फर्क पड़ेगा क्या, कुछ डिसीजन आपका बदलेगा क्या कि भाई कुछ ऐसा ये वो नहीं, इट्स ओके, चल छोड़ना यार, इसको रिपोर्ट नहीं करने का अपने को, क्योंकि ये इतना मायने नहीं रखता है, इससे किसी का डिसीजन कुछ बदलेगा नहीं। बट 100 के जगह वहां पे वो 80 दिखा रहे, 70 दिखा रहे, भाई पूरा 20-30 बेंचेस गायब। मतलब ये जो है ना अमाउंट का, यहां पे आपको दिख रहा है कुछ तो भी गड़बड़ करा है इन्होंने। आई बात समझ में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फ्लेट कर रहे हैं, यहां पे कुछ गड़बड़ है भाई, इससे यूजर का डिसीजन बदलेगा, बराबर, तो इसको अपन ने रिपोर्ट करना है। जब आप वेरीफाई करते हो और वेरीफाई करने के बाद आपको मटेरियल डिस्क्रिपेंसी दिखती है, बराबर के नहीं, और अगर आपको दिखती है वर नोटिस्ड ऑन सच वेरिफिकेशन एंड इफ सो whether the same has been properly dealt with in the books of accounts, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका बराबर से उन्होंने उसका इफेक्ट देना चाहिए कि उन्होंने क्या दिखाना चाहिए, ओके वो थेफ्ट हो गया, वो अपन जैसे वो दिखाते ना, वो स्टोर्स लेजर अपन मेंटेन करते थे, याद है आपको, नॉर्मल लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, या कुछ क्या रीजन है, वो उसने उसका इफेक्ट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देना चाहिए। आई बात समझ में। मेरे दो बातें हो गई। कौन सी दो बातें हो गई, एकदम आराम से रिलैक्स मोड पे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मैं क्या चाहता हूं कि ये चीजें आप प्रैक्टिकली इसको जिए, यू लिव दिस प्रैक्टिकली, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न इट एट ऑल। देन तो आपको पहली बात, केंद्रीय सरकार ने क्या बोला ऋषभ, क्या बोला करने का, कि आप ऐसे बुक में क्या दिख रहा था, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, प्रॉपर्टी ना बेटा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो मैं सबसे पहले क्या जाएगा देखेगा, डायरेक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा क्या, नहीं, पहले मेरे को क्या मांगता, रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स में उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए मुझे, उसका क्वांटिटी और उसका लोकेशन, सही बात है ना, यस। वो देने के बाद में क्या करेगा, चेक करेगा कि मैनेजमेंट उसको रीजनेबल इंटरवल्स पे वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जब मैनेजमेंट उसको वेरीफाई करेगा तो क्या मिलेगा उनको, डिस्क्रिपेंसी। बट अपने को कौन सी डिस्क्रिपेंसी मैटर करती है, मटेरियल। अगर आपको मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली, अगर आपको मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली अगर है, तो आपने आगे क्या चेक करना है कि आपने उसका इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिया है, मतलब ही वेदर इट हैज बीन प्रॉपरली डेल्ट विथ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई बात समझ में। की पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, रिकॉर्ड्स, फिजिकल वेरिफिकेशन। आई बात समझ में। And once physical verification is done, you find material discrepancy, how it has been dealt with. Clear है एकदम, simple। आगे फिर उसके बाद टाइटल डीड्स। टाइटल डीड्स किसके लिए, इन केस ऑफ विच प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मतलब ये ऑफिस, लैंड, ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इसमें आपके कार या बाइक ये सब आएगा क्या, नहीं, बिकॉज दे आर विच प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो ये किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की। अब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट पे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तो है ना अपना, क्लासरूम, ऑफिस, ये क्या है बेटा, पार्किंग,
तीन चीजें ना हमारे पास, क्या क्या है? पार्किंग है, एक क्लासरूम है, ऑफिस है, तो ये क्या हो गया? अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी, बराबर। तो उसका क्या देखने का अपने को? वो बोलते हैं टाइटल डीड्स। सो व्हाट इज टाइटल डीड्स? द डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स द ओनरशिप इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइटल डीड। अब मेरे भाई मेरे को एक बात बता, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं तो वो किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए ना। मैं थोड़ी ना तेरी थोड़ी ना मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगा। मैं किसके दिखाऊंगा? अपने ही दिखाऊंगा ना। हाँ, तो क्या कहता है? वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टीज other than properties where the company is a lessee and the lease agreements are duly executed in the favor of lessee। लीज वाला नहीं, लीज पे समझते हो, मतलब किराए पे, रेंट पे। अब मान लो ये क्लासरूम एसपीसी का खुद का है, नीचे का ऑफिस एसपीसी का खुद का है, बट पार्किंग जो है, बाजू में छोटा क्लास जो है, ऊपर एक क्लास है, हमने वो लीज पे लिया है, हमने वो रेंट पे लिया है। हमने सोचा कि कम से कम एक क्लासरूम खुद का होना चाहिए, बाकी के क्लासरूम अपन किराए पे ले लेते हैं, क्योंकि भाई इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब ये कोविड कभी कुछ भी आ गया, कुछ हो गया तो भाई ये कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा ना, क्या करेंगे फिर इसका? तो रेंट पे लिया हुआ बेटर है कभी भी। सो अभी अपने पास वैरायटी है, क्या है? ओन प्रॉपर्टीज भी है और लीज प्रॉपर्टीज भी है। तो यहां पे आप जो चीजें देखोगे वो कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में देखोगे? ओन्ड प्रॉपर्टीज, बिकॉज वहां पे बकायदा लिखा हुआ है अदर देन द लीज्ड प्रॉपर्टीज एंड वेयर ड्यूली द लीज अग्रीमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ओके। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या कहता है? इट शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सिंपल सी बात है ना, बोलो यस और नो। अगर ये कंपनी के प्रॉपर्टीज है तो इट शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। सही बात है एकदम, यस सर। बट अब कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज जो कंपनी यूज कर रही है वो कंपनी के नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे, और कंपनी उसको यूज कर रही है। तो अभी वो क्या दिखा रहे हैं यहां पे? अगर जो चीजें, अब देखिए ध्यान से पढ़ना, इफ दे आर डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट इफ दे आर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी। अब समझ रहे बात को? पहली बात क्या कहता है? आपके जो प्रॉपर्टी प्लांट, सॉरी आपकी जो प्रॉपर्टीज है, कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। आपने उसका टाइटल डीड्स देखना है। जो आपके प्रॉपर्टीज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आई है वो आपके नाम पे होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बट अगर ये आपके नाम पे नहीं है तो आपको उसके डिटेल्स देने हैं इन द फॉर्मेट गिवन बिलो। सिंपल है ना। देखो, अपने को कुछ लोड नहीं लेने का। अपने को केंद्रीय सरकार ने क्या बोला? भाई जा ऐसा ऐसा देख और इसके ऊपर रिपोर्ट कर, बस तू बाकी कुछ मत कर। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं, अच्छा तुम्हारे पास क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास? हाँ है। तुम्हारे नाम पे? बोलते हाँ है। बता टाइटल डीड, हम देखेंगे। अब कुछ चीजें अपने को क्या दिखेगी? अरे ये टाइटल डीड तो है बट आपके नाम पे नहीं है, आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया है। तो अब अपन ने उनसे, क्लाइंट के साथ झगड़ा नहीं करना अपने को बोला ओके है, नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं बस अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको क्या कर दूंगा? रिपोर्ट कर दूंगा, खत्म। कुछ भी नहीं करना ना अपने को क्या करना है? नहीं है ना, तुमने तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाए क्या? हाँ, पर तुम्हारे नाम पे है क्या? नहीं, रुक जा, मैं फॉर्मेट में रिपोर्ट करता हूं उसको। क्या रिपोर्ट करूंगा? वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस थिंग्स। फर्स्ट क्या बोलता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मान लो जो पार्किंग है नीचे का, वो क्या हुआ? नॉट इन द नेम ऑफ स्वप्निल भट्टनी क्लासेस। डिस्क्रिप्शन, पार्किंग। आई बात समझ में आपको? यस। फिर उसके बाद उसका ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, फिर ये किसके नाम पे है? अब तुम्हारे नाम पे नहीं तो मतलब किसी और के तो नाम पे होगा ना। अब मान लो आनंद सर के नाम पे हो पार्किंग, मान लो मेरे नाम पे हो, मान लो अंकिता के नाम पे हो, किसी के भी नाम पे हो सकता हो। तो वो वैल्यू और वो किसके नाम पे है। फिर उसके बाद देखो, नाम तो यहां दे देंगे, यहां पे आप लिख दोगे, यहां पे अंकिता, यहां पे आप लिख दोगे आनंद, यहां पे आप लिख दोगे हर्षद, बराबर के नहीं?
फिर क्या होगा यहां पे, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये जो व्यक्ति है, आपको ये क्लियर नहीं दिखता होगा ये कलर, यहां पे फर्स्ट अपन क्या लिखते हैं, अंकिता, फिर यहां पे लिखते हैं आनंद, फिर यहां पे लिखता हूं हर्षद, फिर यहां पे क्या होगा, वेदर प्रमोटर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव और एम्प्लॉय। तो अभी इनका रिश्ता क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव है भाई। आई बात समझ में? या तो अपन रिलेटिव के जगह ये इधर एक काम करते हैं, अंकिता ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टर है भाई, ठीक है। यहां पे आनंद और हर्षद लेटर से हम लोग क्या भाई है, भाई है अपना रिलेटिव। तो भाई आप समझिए आपको क्या करना होगा यहां पे, कि जिसकी नाम की प्रॉपर्टी आपने दिखाई है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट वो आपके नाम पे नहीं है, तो किसके नाम पे है पहले वो नाम दीजिएगा आप। आई बात समझ में? फिर उनका क्या रिश्ता है, ये रिश्ता आप बताइए। आई बात समझ में आपको? यस। फिर पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेर अप्रोप्रिएट, मतलब कितने साल से आप ये इसके होल्ड करे हो। मतलब स्वप्निल बटनी क्लासेस इस प्रॉपर्टी को, जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं ना पार्किंग, यहां पे बोल रहा हूं ऑफिस, और यहां पे बोल रहा हूं कार, नहीं कार नहीं आएगा, यहां पे आएगा क्या बोल रहा था मैं, क्लासरूम, बराबर के नहीं। अब ये पार्किंग अंकिता के नाम पे, ये आनंद सर के नाम पे, ये हर्षित के नाम पे। तो आपने यहां पे क्या बताना उसका पीरियड, कि एसपीसी इसको कब से होल्ड कर रहा है। जैसे कि अगर पार्किंग की बात करें तो भाई अभी 2 साल हो गए एसपीसी ने लिया है इसको। ये ऑफिस जो है ये 8 साल हो गए ये एसपीसी इसको ले रहा है। क्लासरूम ये हो गए इसको 10 साल हो गए ये इसको ले रहा है। आई बात समझ में आपको? बोलो यस और नो? यस। फिर उसके बाद रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अब कभी कभी क्या हो सकता है रीजन, प्रैक्टिकली समझते हैं, हमारा सौदा हो गया है, अरे मेरे और आनंद सर ने बात हो गई, हमारे में बात हो गई है स्वप्निल सर से कि ऑफिस और क्लासरूम में आपको बेच रहा हूं करके, अब बेच देता हूं आपको। तो उन्होंने टोकन पैसा भी दे दिया, हमारा अग्रीमेंट वगैरह भी अभी सब होने वाला है, बट अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ रे। प्रॉपर्टी तो मैं अभी यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, और मैंने पैसा भी दे दिया है, बस अभी तक क्या हुआ है, उसका लीगली जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए अग्रीमेंट का वो नहीं हुआ है अभी तक। होता है ना कभी कभी ऐसा। अभी जैसे मान लो आपने, एक सिंपल एग्जांपल, आप हॉस्टल में रहते हो, अभी आपका ऐसा रेंट अग्रीमेंट वगैरह कुछ बना क्या आपका? किसी किसी का बना होगा, किसी किसी का रह रहे भाई ऐसे, कहां अग्रीमेंट वगैरह क्या, बट किसी किसी का बना है। बट अग्रीमेंट होने के पहले आपने तो रहना शुरू कर दिया था ना। वो लैंडलॉर्ड बोलता है जब मेरे को टाइम मिलेगा तब बनाएगा अग्रीमेंट, रहे अभी अभी मत, तो अभी तेरे को रहना, तेरे को क्या दिक्कत है, वो डेट से बना लेंगे अपन। तो अभी कुछ क्या रीजन है, किस वजह से पेंडिंग है, या कभी कभी क्या हो सकता है, अब हर्षद से कुछ पैसे आने बाकी है, सलाह दे ही नहीं रहा है, एक काम करता हूं प्रॉपर्टी ले लेता हूं उसकी, कुछ भी रीजन हो सकता है ना। सो वॉट एवर इट इज, आपको वहां पे वो रीजन बता देना है। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मेट में आपको केंद्रीय सरकार को ये रिपोर्ट, मतलब अपने ऑडिट रिपोर्ट में ये डिटेल्स केंद्रीय सरकार बोलता है कि भाई ये रिपोर्ट कर लो करके। आई बात समझ में? सो ये आपका पॉइंट हो गया, कौन सा? थर्ड पॉइंट। मतलब अभी तक हम लोग कहां हैं आप समझिए बात को, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा ना, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है, उसमें अभी थर्ड अभी और बाकी है, देखो डीई अभी और 2 बाकी है, समझ रहे ना? आराम से चलने देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना? ऑलवेज रिमेंबर, एक ही बार पढ़ना है, जल्दबाजी में फटाफट पढ़ा के मैं रीड करा के इसको खत्म हो जाएगा, कल भी बोला मैंने, टाइम नहीं लगेगा उसको। बट ऐसा पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है, इतना तूफान पढ़ना है कि कभी भी आपको कोई भी, मतलब आप अब कभी भी ऑफिस में, एसपीसी का ऑफिस से यहां भी गुजरो ना कभी, साला याद आना चाहिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आई बात समझ में? ऐसा समझ में आया यहां तक? तो क्या बात हुई अपनी, वर्चुअल वाले इस चीजों को फील करना, हाँ मार खाओगे नहीं तो। चलो, सो क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट, मेन थीम बोलिए, मेन हेडिंग क्या रिपोर्ट करना है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब उसके अंदर फर्स्ट अपने को जाके क्या देखना है, अब एकदम रिलैक्स मोड पे, चिल एकदम। फर्स्ट क्या देखना है, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में क्या क्या चाहिए मेरे को, तुम ऑडिटर है, तुमको क्या चाहिए बोलो ना, क्वांटिटी चाहिए और किधर लोकेटेड है, एटीट्यूड दिखाओ, मेरे को क्या चाहिए, क्वांटिटी और मेरे को लोकेशन, सही बात है ना, ये चीजें मेरे को चाहिए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्क्रिपेंसी। बट मेरे को कौन सा डिस्क्रिपेंसी चाहिए, चिल्लर चिल्लर गलती, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इतना टाइम है क्या, मेरे को कौन सी चाहिए, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी। अगर डिस्क्रिपेंसी मिली तो आपने उसको
कैसे डील किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बताओ। अब आगे बढ़ते, कौन सी बात हो गई? टाइटल डीड्स। कौन सी प्रॉपर्टी का? इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी के नाम पे। नहीं है तो क्या कर लोगे? उसका फॉर्मेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उसका फॉर्मेट क्या बताओ? नहीं नहीं, स्क्रीन पे नहीं देखना है, बुक में भी नहीं देखना। देखो तेरी कसम है, मर जाएगी तू। बुक में बिल्कुल भी नहीं देखना। क्या देना है सबसे पहले? पहले डिस्क्रिप्शन, कौन सा प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट, उसका वैल्यू। इंपॉर्टेंट यही है ना, कौन सा प्रॉपर्टी है, उसका क्या वैल्यू है। फिर किसके नाम पे, फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो प्रोमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, कौन है। फिर उसके बाद पहले पीरियड, कब से होल्ड कर रहे हो उसको, एंड फिर उसके बाद रीजन कि आखिर वो आपके नाम पे क्यों नहीं है। सही है ना एकदम? यस, इजी है लग रहा है, बहुत इजी है रे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। अब इन प्रॉपर्टीज का रिवैल्यूएशन भी तो होता है ना, चेंज इन वैल्यूज करते कि नहीं करते। तो आपको यहां पे क्या कहना है? वेयर द कंपनी हैज रिवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग द राइट ऑफ यूज एसेट्स। राइट ऑफ यूज एसेट्स मतलब लीज प्रॉपर्टी वगैरह होंगी ना, उसका भी अगर रिवैल्यू किया है, और इंटेंजिबल एसेट्स और बोथ ड्यूरिंग द ईयर। एंड इफ सो, ध्यान से देखना, इफ सो वेदर द रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन किया है तो ये पॉइंट एक्टिवेट होंगे। पहले आपको रिपोर्टिंग के लिए पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखो, अपन यहां पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन। दो बातें होगी, किया है या तो नहीं किया है। नहीं किया तो खत्म, कहानी किस्सा खत्म। ये फोर्थ पॉइंट में आपको रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मालिक एक्टिवेट कब होता है? जब रिवैल्यूएशन किया हो तब ना। तो अगर रिवैल्यूएशन किया है तो फिर आगे ये रिपोर्ट कीजिए। क्या रिपोर्ट कीजिए? कि भाई क्या आपने ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा किया है? क्या आपने आपके मर्जी से जय माता दी, मेरे को लग रहा है इतने से बड़ा प्रॉपर्टी, ओके, तो आपको क्या रिपोर्ट करना है कि क्या आपने इसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर के माध्यम से करा है क्या। नंबर 2, फिर आपको बताना है अमाउंट ऑफ चेंज। बट ये अमाउंट ऑफ चेंज भी कब? कंडीशन है इसको, अगर ये चेंजेस 10% और मोर ऑफ द एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। कुछ पहले पढ़ा? नहीं। क्लास ऑफ एसेट होता है, क्लास ऑफ एसेट, जैसे कि व्हीकल्स इज अ क्लास ऑफ एसेट, समझ रहे? क्लासरूम इज अ क्लास ऑफ एसेट, फर्नीचर फिक्सचर अ क्लास ऑफ एसेट। अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे जो हम लोग अलग अलग दिखाते ना, अरे बोलो ना भाई। यस सर। कंप्यूटर्स, बराबर के नहीं, क्लास ऑफ एसेट। तो अगर हमने जैसे कि अपना प्रॉपर्टी, ये क्लास ऑफ एसेट, अगर उसका रिवैल्यूएशन किया है और उसका एग्जिस्टिंग वैल्यू था कितना, लेट अस से 10 लाख रुपीस। जस्ट आपको समझने के लिए एक फालतू अमाउंट ले रहा हूं, इतना पॉसिबल नहीं है इतना सस्ते में प्रॉपर्टी मिले, बट ठीक है, जस्ट सेइंग 10 लाख का एक क्लास ऑफ एसेट है, ओके, जिसमें अपना ऑफिस, पार्किंग, ये वो सब है। अब जैसे अपने को क्या दिखा कि अरे यार मार्केट वगैरह बढ़ रहा है, रियल एस्टेट मार्केट इज व्हाट ग्रोइंग, या आपके पास यहां पे आपका, चलो एक काम करते हैं, आपकी कंपनी का एक लैंड है, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट, ठीक है ना, लैंड है। अब इस एरिया में क्या हो गया, आजू बाजू है ना, मतलब मेट्रोज आ गई, अच्छा रोड बन गया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खुल गए, तो आपका जो पीस ऑफ लैंड है उसका ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने देखा रेडी रेकनर में, समझते हो रेडी रेकनर क्या होता है, गवर्नमेंट वैल्यूएशंस आते हैं उसके अंदर। रेडी रेकनर एक गवर्नमेंट का पब्लिश्ड एक बुक होता है जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर पीरियड या उस ईयर के आपको इंडेक्सेस, वैल्यूज, उस एरिया का वो सब आपको दिखता है। रेडी रेकनर रेट्स, गवर्नमेंट वैल्यूएशन आता है उसके अंदर, उसमें आपको दिखा गवर्नमेंट वैल्यूएशन बढ़ गई है। आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बुलाते हो, भाई देख ले वैल्यूएशन करा ले यार इसका, वो बोलता है ओ सर आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी जो है ना अभी हो गई है वो कितनी, 15 लाख रुपए की। क्या हो गई, वैल्यू बढ़ गई ना आपकी। तो आप ऑब्वियसली उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपवर्ड रिवैल्यूएशन करोगे उसका, बोलो यस और नो, करेंगे। तो आपको ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन आपने किया, अब आपने ये चेंज कितने परसेंट से किया, 50% से किया ना आपने, तो आप दिखाएंगे। वो क्या बोलता है, अगर ये चेंज 10% या 10% से ज्यादा है, मतलब आपका 10% कितना आया, 1 लाख रुपए, अगर यहां पे आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन करते, इट वाज ओनली हाउ मच, 10,50,000, तो आप डिस्क्लोज करते, नहीं करते, आप नहीं करते।
आप सिर्फ क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन किया, अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताते। आई बात समझ में? अमाउंट ऑफ चेंज कब बताना है? जब 10% या 10% से ज्यादा हो तभी आपने बताना है। आई बात समझ में? इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? नॉट द एंटायर फिक्स्ड एसेट्स, नॉट द एंटायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट ईच क्लास ऑफ एसेट। आई बात समझ में? उस क्लास को कंपेयर करके आपने कितना अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, वॉट एवर द 10% और मोर अगर है तो अमाउंट ऑफ चेंज आपने बताना है। आर वी गुड? तो रिवैल्यूएशन का पॉइंट क्या बोलता है? रिवैल्यूएशन किया है, नहीं किया है? नहीं किया तो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, डायरेक्टली 5th पॉइंट पे आओ। बट अगर आपने रिवैल्यूएशन किया है तो आपने क्या बताना है कि वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से किया है क्या? वैल्यूअर से करा है, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट बता भाई, बट अमाउंट कब बताऊंगा? जब 10% और मोर से हो इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट। ओके, बराबर, खत्म हो गया। ये क्या ही था इसके अंदर, बहुत ही आसान सा पॉइंट है ये। एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी टिल हियर? नो। अब बात करते हैं किसके बारे में, आखिरी, बेनामी प्रॉपर्टी। व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार ऑडिट में। अब आपको बेनामी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी देखना है। अब हुआ क्या, लेट अस से फॉर एग्जांपल, स्वप्निल भट्टनी क्लासेस, अनशर्ट पैसा कमा रहा और नेक्स्ट लेवल, मनी मनी। फिर परेशान हो गए, टैक्स भर के भाई 30% टैक्स भर रहे, मतलब कमाल है यार। अब हमको कोई भी इंसान का एक, मतलब ठीक है अपने को टैक्स भरना है, सब करना है, सब कुछ है, बट अंदर से कभी ना कभी एक इंसान को लगता है ना यार मेरे को थोड़ा टैक्स सेव करना है, मेरे को टैक्स बचाने का है, मेरे को नहीं इच्छा हो रही टैक्स भरने की। आपको पता है एसपीसी इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट डज द एंटायर बिजनेस इन 100% वाइट। आपसे फीस भी लिए, कैश में भरा गया आपने? नहीं, आपको बोला बैंक में जमा करो, चेक दो, या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो। वी बिलीव इन व्हाट? ट्रांसपेरेंसी। भाई देश का भी कल्याण होगा, भरो टैक्स, अपन भी आगे बढ़ेंगे, देश को भी आगे लेके जाएंगे। नहीं सही में पूरा ईमानदारी से, जीएसटी ईमानदारी से, इनकम टैक्स ईमानदारी से, एंड एवरी फैकल्टी है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड ये भी आपने ऐसा करना चाहिए एक टाइम के बाद। ठीक है, सो आप समझिए बात को। कोई ना कोई ऐसा लगता है यार कि कितना टैक्स भरे, 30% टैक्स बराबर के नहीं, बहुत दर्द होता है। फिर है ना आइडिया आया, एक काम करते हैं, कुछ पैसा जो है ना व्हाइट में लेने का ना, ठीक है काम करेंगे, कुछ पैसा है ना ड्राइवर के नाम पे लेता हूं, एक काम करता हूं, कुछ पैसा जो है ना मेरे स्टाफ के नाम पे लेता हूं, अकाउंटेंट के नाम पे लेता हूं, उनका तो इतना अमाउंट नहीं है ना, तो उनको बोलता हूं भाई तेरे नाम पे पैसा लेगा मैं। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, पैसा किसका है? मेरा, बट है किसके अकाउंट पे, किसके नाम पे है? मेरे ड्राइवर के नाम पे है, मेरे स्टाफ के नाम पे है, उनके नाम पे पैसा है। पैसा है मेरा, बट किसके अकाउंट में? किसी और के अकाउंट में, एक नंबर। अब हुआ क्या, अब मैं मेरी इनकम एक दिखा रहा हूं लिमिटेड, बराबर। अब मेरे पास मेरा पैसा मेरे ड्राइवर के अकाउंट में, मेरे अकाउंटेंट के अकाउंट में, मेरा जो मार्केटिंग बंदा है उसके अकाउंट में मेरा पैसा है, इन सबके अकाउंट में, मेरे 10 नौकर है, 10 नौकर के अकाउंट में पैसा है, बराबर कि नहीं? सब उसका डेबिट कार्ड, चेकबुक साइन करे हुए सब कुछ मेरे कब्जे में है, उनके पास कुछ नहीं है। तो मेरा पैसा उनके अकाउंट में, यूज कौन कर रहा है? मैं ही यूज कर रहा हूं। कल चल के मेरी बहुत इच्छा हो गई कि है ना अपन को है ना एक BMW, मर्सिडीज, ऑडी लेने का है, पैसा है अपने पास, लेने का है मेरे को गाड़ी, बट मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। किसके अकाउंट में? वो अकाउंटेंट के। मेरा पैसा है बट वो किसके अकाउंट में? ड्राइवर के, अकाउंटेंट के। तो मैं क्या करता हूं, कोई बात नहीं, ड्राइवर के नाम पे गाड़ी ले लूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा, उसका अकाउंट में पैसा है, उसके नाम पे गाड़ी ले लूंगा, गाड़ी कौन यूज करेगा? मैं। पैसा तो मेरा है ना, वो ड्राइवर थोड़ी मना करेगा, ओ साहेब एक्सक्यूज मी ब्रदर, माई मनी जस्ट टेकिंग इट इन योर नेम। आई बात समझ में? सो ये गाड़ी मैं यूज कर रहा हूं, किसके नाम पे लिया? उसके नाम पे। ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस या बेनामी प्रॉपर्टीज। समझेगा? पहला मेरे को यह समझाना बहुत जरूरी है, बेनामी किसको बोलते हैं। मेरे नाम पे नहीं है ना ये बेनामी, अंडरस्टूड क्या? हाँ, ऐसे लोग करते हैं भला क्या? जो मेन ये चीजें कहां देखने को मिलेगी आपको, जो रियल एस्टेट में जो बिल्डर वगैरह होता है ना, वो उनको ऐसे देखने को मिलता है बेनामी। किसी को भी अभी लेना है ना, जान दे इसके नाम, ड्राइवर के नाम पे दे दे फ्लैट,
बराबर, मेरे ये अकाउंटेंट के नाम पे, भले चाबी मेरे पास रहेंगी, बेचेगा मैं। अब कितने लोग तो मैंने अभी जब जमीन खरीदता हूं ना, तो जिस ओनर के साथ डील करता हूं, हाँ भाई ये सौदा फाइनल हो गया वगैरह, अब जिस दिन वो उधर रजिस्टर करने जाना है, कोई तो दूसरा ही आदमी आता है, वो कौन, मैं इनका ये वॉचमैन है, मैं, तू क्या है, वो साहब ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी लिया है, कमाल है। एंड ही इज सेलिंग एंड ही इज यूजिंग द फंड्स, बट है किसके नाम पे, इसके नाम पे, कमाल है। इन ट्रांजैक्शंस को क्या कहते हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन, जिसका कोई गुमनाम, ऐसा मतलब गुमनाम नहीं, मतलब अपने नाम पे नहीं, किसी और के नाम पे लोग करते हैं ऐसा, टैक्स अवॉइड करने के लिए, टैक्स इवेड करने के लिए, पैसा यहां वहां डाइवर्ट करते हैं। तो एज एन ऑडिटर आपको इन बेनामी ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी रिपोर्ट करना है। ऑडिटर का रोल बहुत भारी है रे, तुम समझो बात को, इतना पावर है अपने को, इतने सब तहकीकात कर सकते हैं अपन रिपोर्टिंग करने के लिए। सो क्या कहता है, वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, इफ सो वेदर कंपनी हैज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल्स। तो आपको क्या करना है यहां पे, आपको ये बेनामी ट्रांजैक्शंस ढूंढ के नहीं निकालने हैं, क्योंकि भाई आप ऑडिटर हो, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आपका क्लाइंट आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। तुमने तो क्या बोलेंगे, अरे सर मेरे क्लाइंट ने इतना इतना टैक्स बचाया, मतलब इवेड किया, रुको जाके अभी इनकम टैक्स को बताता हूं, आप पे वो ड्यूटी नहीं है। मेरे क्लाइंट ने देखो उसके नाम पे किया, अरे भाई उसने तेरे को बताया ना, वो तो चुप बैठने का। आई बात समझ में, तेरे को डिस्क्लोज करने का तेरे को पावर नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। इट इज जस्ट लाइक द लिबर्टी विच इज गिवन टू द क्रिमिनल लॉयर्स। इसने खून करा और वो लॉयर को बोलते हैं मैंने खून करा, बट भाई तू बचा लो मेरे को, तो वो लॉयर कोर्ट में जाके नहीं बोलेगा यही इच्छे हो। आई बात समझ में, तो ऐसा इम्यूनिटी मिलता है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी का। सो आपको यहां पे ये डिस्क्लोज नहीं करना है कि देखो उसने बेनामी ट्रांजैक्शंस करे करके, आपको सिर्फ क्या डिस्क्लोज करना है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई बेनामी ट्रांजैक्शंस के एक्ट के तहत अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू की गई है या कोई कार्रवाई पेंडिंग है, चालू है, शुरू की गई है या चालू है, तो आपने क्या करना है, आपने चेक करके बताना है कि वेदर द कंपनी हैज अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज द डिटेल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस आपने इतना काम करना है, आपने उसकी तहकीकात करके रुक मैच रिपोर्ट करता है, ऐसा आपको करना नहीं है। दिस इज व्हाट इज बेनामी ट्रांजैक्शंस एंड द फर्स्ट पॉइंट वेयर वी कंप्लीट। ऐसा 20 पॉइंट है दादा, उसमें का भी एक खत्म हुआ है, इसलिए आज रिवीजन नहीं करा, आज मतलब ये पढ़ते हैं मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्ट आ रहा है क्या आपको? दिस इज वॉट इज द ऑडिटर सपोज टू डू, दिस इज योर लाइफ इन फ्यूचर, बराबर के नहीं। और इसमें तो है ना, मतलब जब आप ये सीए बन जाओ, क्वालिफाई हो जाओ, फिर आपको ऐसा बचपन से अगर ऐसा वो सीआईडी देख के ऐसा सर इन्वेस्टिगेशन का ऐसा वो भूत सवार है, अगर ऐसा पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, तो यू कैन डू इन फ्यूचर फोरेंसिक ऑडिट ऑल्सो। एक कोर्स आता है फोरेंसिक ऑडिट, तो जिसमें यही पूरा इन्वेस्टिगेशन और ये सब करके जब आप एविडेंसेस निकालते हो, इकट्ठा करते हो, दोज एविडेंसेस आर यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ जजमेंट सुनाने के लिए। कि एक फोरेंसिक ऑडिटर ने इसके ऊपर बताया कि आप फोरेंसिक मतलब क्या होता है, फोरेंसिक का मतलब विच इज एक्सेप्टेबल बाय कोर्ट, विच इज एक्सेप्टेबल बाय लॉ, ऐसा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जब आप क्वालिफाई हो जाते हो। आप सिस्टम्स ऑडिट का कोई कोर्स कर सकते हो, सीसा डीसा कोई कोर्स कर सकते हो, बराबर। आप फोरेंसिक ऑडिट वाला कोर्स कर सकते हो, बहुत सारे आफ्टर सीए। मतलब देखो 10 साल पहले जब मैं सीए बना ना, तो सीए हो गया, उसमें मतलब बहुत बहुत कुछ कर लिया भाई, आप समझ रहे। मतलब पहले एक जमाने में जब कोई व्यक्ति 12th पास होता था, मतलब लोग बोलते थे अरे ये 12वीं पास है बे। फिर जब बीकॉम होता था तो बोलते थे अरे यार देख बीकॉम हो गया, बैचलर है ये। फिर मास्टर्स की डिग्री, अरे उसने एमकॉम भी किया, मास्टर्स ले लिया। जब हम सीए बने उस टाइम पे सीए, अरे वाह यार सीए कर लिया। फिर आज जब मेरे को कोई पूछता ना, कोई मेरे को बच्चा पूछता है सर आपने सिर्फ सीए किया, तो बोला साले सिर्फ सीए क्या मतलब क्या है, पागल है क्या? तो मतलब उस टाइम में 10 साल में सीए करना मतलब भाई। बट आज क्या हो गया ना, आज लोग कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना, तो लोग सीए के साथ साथ फिर और सीएस करते हैं, लॉ करते हैं, सिस्टम्स ऑडिट का कोर्स करते हैं, फोरेंसिक ऑडिट करते हैं, बहुत सीएफए करते हैं, बहुत सारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग। स्वप्निल सर को देख लो ना, बराबर कि नहीं, बहुत सारी डिग्री है उनके पास भी। अपन अपना इतना पढ़ लिए भाई, बस हो गया फिर। तो ऐसी बातें हैं। तो दैट पार्ट इज, अगर ये आपको इंटरेस्ट लग रहा है ना, ये ट्रेलर है व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्लियर है एकदम बात दोस्तों? यस सर। सो ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया बॉस, किसके बारे में?
प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। तो मुझे अगर हेडिंग्स बताओगे, ये 5 हेडिंग्स, तो मुझे बताओ, और इतना भी आप मुझे बता देना कि सर जब आपको वो हेडिंग याद आ जाएगी तो क्या अंदर का कंटेंट आप खुद से लिख सकते हैं क्या? सी दैट इज व्हाट आई वांट। हर्षद जाजू कुछ याद नहीं कराता भाई, वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आप देखो बिना बुक में देखे इतना भयंकर मस्त डिस्कशन करे। पहला क्या बोलता है, रिकॉर्ड्स, ध्यान में आएगा रिकॉर्ड्स में क्या देखने का। सेकंड क्या बोलता है, हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन। थर्ड क्या बोलता है, टाइटल डीड्स, नहीं होगा तो वो फॉर्मेट देने का। फोर्थ क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन। फिफ्थ क्या बोलता है, बेनामी ट्रांजैक्शंस। खत्म, सही है ना एकदम? यस। अब बात करते हैं किसके बारे में, इन्वेंट्री के बारे में। अब मेरा बच्चा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इन्वेंट्री अलग अलग है कि नहीं है? इन्वेंट्री के हुए हैं, मतलब जो आप क्या करते हो, एक तो दो चीजें होती है, एक तो आप उसको प्रोडक्शन में यूज करते हो, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, या तो जो आप क्या करते हो, आप उसको परचेस सेल ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो, वो भी आपका इन्वेंट्री होता है। बोलो हाँ या ना? सो इन्वेंट्री दो टाइप की होती है, फिर उसमें भी और टाइप के होते हैं, फिनिश स्टेट में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, रॉ मटेरियल में है। अरे बोलो भाई, यस और नो? तो इन्वेंट्री अलग अलग टाइप की है, बट इन्वेंट्री यू नो दैट इट इज नॉट हेल्ड फॉर द क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, या उसका जो बेनिफिट है आपको वो शॉर्ट टर्म है, इमीडिएटली उसी पीरियड में आपको क्या करना है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, क्या अ गुड ऑडिटर शुड बी गुड इन अकाउंट्स। तो आपको डिफरेंस मालूम है, इन्वेंट्री, सिंपल बेसिक। आगे बढ़ते हैं। अब इन्वेंट्री का क्या करना है, सेम पॉइंट है, कोई ज्यादा ऐसा मगजमारी नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या बोल रहा है यहां पे, पहला इन्वेंट्री का क्या करना है बॉस, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट पढ़ते हैं आराम से, एकदम रिलैक्स मोड पे, देखो आपको अच्छा लगता है क्या। Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management, बोला पड़ेगा, physical verification by the management, and whether in the opinion of the auditor the coverage and procedure of such verification is appropriate. So point number 1 क्या बोलता है, मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए, जिसमें आपने अच्छी खासी इन्वेंट्री को कवर करना चाहिए, और उसको वेरीफाई करने के लिए जो मैनेजमेंट ने जो तरीका तकनीक अपनाया है, दैट इज द प्रोसीजर, वो भी सही है ना? आई बात समझ में? जैसे आप समझिए, एक बार क्या हुआ, मैं ना गया था किधर, कैडबरी इंडिया का ये करने के लिए, जिसका मुंबई में कैडबरी इंडिया का मैं स्टॉक ऑडिट करने गया था, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन। अब इतना मजा आया ना कैडबरी का स्टोर में, मतलब एक तो थोड़ा सा डीप फ्रीज में, थोड़ा सा फ्रीज ठंडा माहौल रहता है, और फिर ऐसे कैडबरी का जितना भी, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो ना वो चीजें, मतलब अगर कैडबरी जेम्स ऑल पैकेट्स साइजेस, बोर्नविटा, उसके बाद डेयरी मिल्क, सिल्क, मतलब जितना भी कैडबरी प्रोड्यूस करता है ना, सब ऐसा ऐसा स्टॉक, मतलब इमेजिन बिग बिग स्टॉक यार्ड ऐसा, उसका आप क्या कर रहे हैं, आप स्टॉक काउंट कर रहे हैं। हम लोग इंटरनल स्टॉक ऑडिटर्स थे, मतलब वी वर डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट ओनली। अब जो मेन है कैडबरी का बराबर एचओ, वो बोलता है मुंबई ब्रांच में क्या स्टॉक है, उसका रिपोर्ट चाहिए हमको, तो हम किसके लिए काम कर रहे थे, मैनेजमेंट के लिए। सो वेदर मैनेजमेंट हैज डन द फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स, तो उन्होंने कितना कवरेज किया है, और जो कवर कर रहे थे उसको जो प्रोसीजर, जो टेक्निक उन्होंने अपनाई, क्या वो भी सही थी क्या नहीं? आई बात समझ में? अब जैसे क्या हुआ, अब ऑब्वियसली अपन जैसे बोलते हैं 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की, वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। दे टॉक इन व्हाट, 5 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 50 ग्राम्स। चॉकलेट का वो ग्राम्स में आता है ना, तो वो थोड़ी ना उनको उसका रिटेल वैल्यू से उनको क्या लेना देना है। वो लोग क्या बोलेंगे, 5 ग्राम, 10 ग्राम, उसका बॉक्सेस में, वो थोड़ी ना एक एक रखेंगे जार में, रिटेल स्टोर रखता है वैसा। उनके पास तो वो कैसे होते, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें वो ऐसा स्टॉक करा हुआ है वो। आई बात समझ में? अब हम लोग गए स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए, इन्वेंट्री में दिखा हम लोग को कि 10 ग्राम वाली कैडबरी के 50 बॉक्सेस है, एक बॉक्स में कितने 24, 2 डजन, एक बॉक्स में उतना भरा हुआ है। अब हम लोग गए देखे, जो मेरे साथ जो जूनियर था वो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 100 बॉक्सेस, ओके 100 बॉक्सेस, ओके। दूसरा सही है क्या ये टेक्निक? गिन रहे ना, फिजिकल वेरिफिकेशन है, 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस, 10 ग्राम्स, ओके। आगे नेक्स्ट बॉक्सेस, सारा बॉक्सेस के अंदर है। बट अब क्या हुआ, मैंने उसको बोला भाई तूने कर लिया? बोला हाँ सर कर लिया मैंने बोला ठीक है, वो बॉक्सेस तो है, बॉक्सेस के अंदर कंटेंट
ऑडिटर भाई, यू आर ऑडिटर्स, टेक्निक शुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट. जस्ट बाय लुकिंग एट द बॉक्सेस, ओके बॉक्सेस है, कैसे चलेगा भाई ऐसा? और बॉक्स अगर खाली रहेगा अंदर तो पॉइंट है ना. और स्टाफ चोरी भी कर सकता है ना उसको. फिर क्या हुआ? मैं बोले सर आप क्या करें? अरे खुलवा बॉक्स. खुलवा सकते हैं सर हम, बिल्कुल, आप ऑडिटर्स. तो आप उसको बोले, और सारे नहीं खुलवा सकते, यू हैव टू बी रीजनेबल. रैंडमली जो आपको लगता है ना, बराबर, रैंडमली भाई ये निकाल वो निकाल, या थोड़ा वेट चेक करने का इसका कितना है स्टैंडर्ड, तो थोड़ा ऐसा रैंडमली कुछ भी बॉक्स खुलवाने के ऐसे. एंड लकीली हम लोग को 4 से 5 बॉक्सेस ऐसे मिले जिसके अंदर 24 के जगह इट वाज ओनली व्हाट 10. अब क्या होता है, ये 10 बॉक्स का जो कार्टन गया, बराबर कि नहीं, ये रिटेलर के पास गया, बराबर. रिटेलर बोलेगा, खोलेगा, देखेगा अरे इसमें से 10 ही है, वो रिटर्न कर देगा. वो इसको जो ये स्टाफ है ना, ये बोलेगा अरे देखो ये ऐसा हो गया, इसको लॉस में बुक कर दो, इसको ये कर दो. तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका प्रॉफिट हो जाएगा ऐसा. तो क्या हुआ, इसमें जब हमने खोला तो इन्होंने देखा गए कहां ये बॉक्सेस, तो आप पकड़े गए, धरा गए, चोरी करी इन्होंने. तो हमको बोलते सर आप लेके जाओ ना, जान दो ना सर ऐसा. अब तो अपन तो छोटे थे यार, आर्टिकलशिप के टाइम पे गए थे, सर ले लो. नहीं भाई ऐसा वैसा, रिपोर्ट करेंगे. फिर बॉस को बताया, फिर बॉस ने अरे गुड जॉब ऐसा. तो बॉस का अप्रिसिएशन मिलना बहुत बड़ी बात होती थी. तो ऐसी चीज थी. फिर दूसरा हम लोग ने क्या देखा कि स्टॉक में इन्वेंट्री में दिखा रहा है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली हम लोग क्या क्या करते हैं. ये प्रोसीजर जब बोलता है ना कि वेदर द प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट, तो मतलब वो अप्रोप्रिएट के लिए क्या प्रोसीजर में आपने क्या देखना चाहिए. सिर्फ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर सुन के आगे नहीं बढ़ेंगे, चीजों को रिकॉल करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. अब उसमें क्या था, एक्सपायरी डेट भी होता ना उसके ऊपर. अब इन्वेंट्री में स्टॉक में दिख रहा है कि ये 100 बॉक्सेस है करके, बट उसमें के 10 बॉक्सेस क्या हो गए थे, एक्सपायर्ड थे. तो ऑब्वियसली इसको तो निकालना पड़ेगा आपने, यू कैनॉट सेल इट. आई बात समझ में? तो वो आपका इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगा ही नहीं वो. तो आपने वो भी देखना है कि कौन से एक्सपायर्ड है कि नहीं है, कौन से गुड प्रोडक्ट्स है, उसमें उतना कंटेंट है कि नहीं है. आई बात समझ में? तो ये चीजें जब मैनेजमेंट ये खुद चीजें कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एज एन ऑडिटर आपको उसको रिपोर्ट करना है. सो आपने क्या देखना है वहां पे कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया क्या. नंबर 1, अगर करवाया तो उसका कवरेज, कितने आइटम्स को कवर किया, और वो कवर करने का जो तरीका है, तकनीक है, दैट इज द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय देम, वेदर दैट प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट और नॉट. पहुंच पा रहा हूं मैं अब तक? पहुंच पा रहा हूं मैं अब तक? यस. तो आपको वो रिपोर्ट करना है. एंड फिर उसके बाद क्या हो सकता है, देयर विल बी व्हाट, अ डिस्क्रिपेंसी. बट अब रिमेंबर, बहुत ध्यान देना आपको, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू और फॉल्स एमसीक्यू रिपोर्टिंग के लिए. जब हम लोग फिजिकल इसकी बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, उन्होंने वर्ड यूज किया था मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, वो ऑडिटर के जजमेंट पे छोड़ दिया था. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यहां पे इन्होंने वो मटेरियल चीज को डिफाइन किया गया है कि अगर वेदर एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% or more in the aggregate of each class of inventory were noticed, whether it has been properly dealt with in the books of accounts. तो यहां पे चेंज क्या हो गया, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी के जगह इन्वेंट्री में आप वो लोग बोलते हैं द डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर. उन्होंने खुद ने डिफाइन किया है. आपने कब रिपोर्ट करना है, मटेरियल इमटेरियल के बेसिस पे नहीं, 10% या 10% से ज्यादा हो तो. क्लियर है एकदम? सो भाई यहां पे मुझे एक बात बताओ, क्या क्या बोला, फिजिकल रिकॉर्ड्स का पॉइंट नहीं है इन्वेंट्री में, बोला बड़े रिकॉर्ड्स का पॉइंट नहीं है, बट सीधा अपन क्या करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन. फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने किया है तो उन्होंने उसके लिए क्या, कवरेज, बराबर, एंड प्रोसीजर, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट. एंड अगर डिस्क्रिपेंसी कितने या कितने से ज्यादा हो तो 10% और 10% से ज्यादा हो तो आपने उसको रिपोर्ट करना है, नाउ इट हैज बीन डेल्ट विद. Coming back to our example, SPC, you go to the office, you see the inventory of what books, you see the inventory of what pen drives. अरे बोलना पड़ेगा आपको. Yes, you see the inventory of licenses. License, काय का लाइसेंस सर? जो ये आपको हम लोग लेक्चर्स पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में देते हैं ना, तो उसका इंक्रिप्शन करने के बाद उसको डिक्रिप्ट करके आप लेक्चर्स जब देखोगे तो उसको आपको एक सीरियल की दिया जाता है, एक पासवर्ड दिया जाता है. वो हम लोग रैंडमली हमारे मर्जी से नहीं जनरेट करते हैं. हम लोग को जो थर्ड पार्टी जो इंक्रिप्शन करता है ना, उससे हम लोग बल्क में परचेस करते हैं. उससे भाई 10,000 लाइसेंस कॉपीज हम लोग खरीदते हैं. आप समझ रहे बात को? तो वो भी तो मेरा इन्वेंट्री हो गया ना.
बस इंटेंजिबल हो गया, वो सिस्टम के अंदर है, बट दैट इज माई इन्वेंटरी परचेस्ड। तो 10,000 अगर मैंने लाइसेंस कीज परचेस करी है, तो मैं जब इंक्रिप्शन करूंगा तो उसमें की एक की आपको दूंगा, तो मेरा स्टॉक कितना बचा? 9,999। आई बात समझ में आपको? वो भी इन्वेंट्री है। तो आपको ये सब कवरेज, क्या क्या इन्वेंट्री का कवर करना है, ये सब आपको समझना है। आई बात समझ में? तो उसका प्रोसीजर बराबर कि कैसे चेक करेंगे उसको, कब माइनस होता है, कब ये होता है, तो वो सारी चीजें आपने देखनी है। तो आपको नीचे जाके देखना है बुक्स, तो सारे कोर्सेज का बुक्स देखना है आपको, राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर टू फाइनल, ऑल सब्जेक्ट्स। आई बात समझ में? तो ऐसी चीजें आपको देखनी है। अंडरस्टूड? बोलो बात को। यस। सो ये अपना सेकंड पॉइंट है इन्वेंट्री, जिसमें फर्स्ट अपन ने बात करी अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन। देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल। Whether during any point of time in the year the company has been what? Sanctioned. Important क्या है? Sanctioned. If you remember कल जब हम लोग borrowings की बात कर रहे थे, तो we discussed that we are not concerned with what? Sanctioned limits, but we are concerned with what? Utilized. But यहां पे क्या बोलता है? Working capital के लिए whether the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks, barabar, institutions are in agreement with the books of accounts of the company, and if not, give details. कुछ पल्ले पड़ा आपको? नहीं, समझाता हूं, गहरी सांस लीजिए, छोड़ो। प्रैक्टिकल सिनारियोस क्या है उसके बेसिस पे ये। अब देखो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, सीसीओडी जो अपन लेते हैं ना, बिजनेसमैन एक लेता है सीसीओडी। पहले तो क्यों लेता है मालूम है आपको? अब देखो एक बिजनेसमैन, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है? मान लो मैं अपनी बिजनेस की बात करता हूं। मेरे घर में एक फैमिली बिजनेस है अबाउट डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ व्हाट? दाल, मतलब वी आर द होलसेलर्स ऑफ दाल, सैगो दैट इज साबूदाना, ग्राउंडनट, इनका अपना मार्केट यार्ड में अपना बड़ा दुकान है, ठीक है? सो अब अपने को स्टॉक रखना पड़ता है वर्थ लैक्स, करोड़, बोरिया ऐसे। आपने देखा होगा ना, मार्केट यार्ड की दुकानें देखी होंगी कभी, ऐसे मंडी के अंदर दुकानें देखी होंगी आपने, तो ऐसे बोरिया अलग अलग इतने सारे स्टॉक होता है उनका, जो होलसेलर्स को हम लोग सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, फिर वहां से आगे जाता है मटेरियल। तो वी हैव टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक विद अस, करोड़ों का माल रहता है। अब आप समझो बात को, मैं जब मटेरियल निकालता हूं, आप समझो बात को, मैं मटेरियल निकालता हूं। अब मान लो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, बराबर, ये मेरे से मटेरियल लेके जाता है। वो बोलता है सर मेरे पास एक गाड़ी भेज दो, गाड़ी में बातें होती है, मेरे को एक गाड़ी भेज दो। मैं बोला एक गाड़ी भेजता हूं। अब ये जो पैसा है मेरे को लगेज देगा क्या? ये पैसा मेरे को लगेज देगा क्या? नहीं। वो बोलेगा सर मेरे को 30 डेज का क्रेडिट पीरियड चाहिए मेरे को, बराबर के, जब तक बिकेगा कुछ पैसा आएगा उसको, कुछ पैसा खुद का डालेगा वो, फिर देगा मेरे को। वो भी सही बोल रहा है ना वो। अब मेरा क्या हुआ यहां पे? मैंने ऑलरेडी पैसा लगाया हुआ है, समझो मेरी बात को। वो एग्जिस्टिंग स्टॉक खरीदने के लिए मैंने ऑलरेडी पैसा लगाया कि नहीं लगाया? यस। अब मैंने इसको एक गाड़ी भेजा, बराबर, तो मैंने इसको जब भेजा तो मेरा कैपिटल तो ब्लॉक है ही है, प्लस मेरा प्रॉफिट भी ब्लॉक्ड है। मैंने प्रॉफिट भी अभी तक रियलाइज नहीं करा, और मेरा स्टॉक कम हो गया कि नहीं हो गया? मेरा स्टॉक कम हुआ ना। अब ये बोलता है सर मेरे को आप भी एक गाड़ी भेजो, तो मेरे को इसको भेजने के लिए मेरे को और स्टॉक खरीदना पड़ेगा ना। बट ये भाई तो पैसा नहीं दे रहा मेरे को, ये भी नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, तो मैं पैसा लाऊं कहां से? घर का पैसा थोड़ी इतना डाल सकता हूं। तो मुझे मेरे इस धंधे को चलाने के लिए, मेरे इस धंधे को वर्क करने के लिए आई नीड मोर कैपिटल ना। सो दिस मनी आई विल टेक इट फ्रॉम बैंक, कॉल्ड एज व्हाट? माय वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। एफएम में पढ़ोगे इसको आप, वर्किंग कैपिटल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आई नीड व्हाट? माय वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो बैंक मेरे को अभी वर्किंग कैपिटल देगा कैसे? तो बैंक बोलता है तेरा स्टॉक है ना, इस स्टॉक को गिरवी रख। आई बात समझ में आपको? इस स्टॉक के बेसिस पे, इस करंट एसेट के बेसिस पे हम आपको क्या देंगे? आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस देंगे। तो ऑब्वियसली बात हो गई। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो बच्चों। यस। तो ये मेरे को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस बैंक में दिया। तो अब यहां पे आप समझिए, वेदर द कंपनी हैज व्हाट? इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सैंक्शन एनी व्हाट? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन एक्सेस ऑफ व्हाट?
5 करोड़ ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट, मेरा इन्वेंट्री। बोलो यस और नो? यस। यहां तक बात समझ में आ गया। अब मैंने 5 करोड़ के ऊपर सैंक्शन करा के ले लिया मैंने, अमाउंट इज ह्यूज, बोलना पड़ेगा अमाउंट इज ह्यूज। अब ये स्टॉक किसके पास है? बैंक के पास है कि मेरे पास है? मेरे पास ही है स्टॉक। बैंक ने मेरे को सैंक्शन करके दे दिया 5 करोड़ का ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक, और वो स्टॉक किसके पास है? किसके पास है? इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। इट इज इन योर पोजीशन ओनली। प्लेज में क्या होता है? सोना चांदी जेवरात जब आप बैंक में गिरवी रखते हो ना और पैसा लेते हो, उसको बोलते हैं प्लेज। कार लोन पे ली या ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोथिकेशन। इट इज इन माय पोजीशन। अब बैंक को उधर धक धक हो रहा है, पैसा भी दिया, स्टॉक भी उसी के पास है ना? तो बैंक बोलता है बाबा सुन, हर क्वार्टर तूने मेरे को स्टॉक स्टेटमेंट भेजने का है कि तेरे पास कितना स्टॉक है, क्योंकि बैंक को कुछ तो आइडिया चाहिए ना कि ये धंधा इसमें क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो इस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बैंक को क्वार्टरली बेसिस पे क्या भेजना पड़ेगा? स्टॉक स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा। तो यहां पे ऑडिटर क्या करेगा? बोल, जो तुमने बैंक को भेजे ना, वो तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करता क्या नहीं करता, वो देखेगा मैं। क्योंकि तूने बैंक को जो स्टॉक स्टेटमेंट भेजा और मैं जो चेक कर रहा हूं वो भी तो सेम होना चाहिए ना। आई बात समझ में? अब पढ़ते, अब मजा आएगा। वर्किंग कैपिटल, whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institution on the basis of the current assets, whether the quarterly returns or statements filed by the company with such banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts of the company, and if not give the details कि कहां mismatch है। क्लियर है ना? अब मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेके गया कि ये रिक्वायरमेंट कहां से कैसे एक्टिवेट होती है और लोग कैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस लेते हैं करके। आर वी गुड? सो इसके साथ अपना कौन सा पॉइंट खत्म हो गया दोस्तों? हाँ जी, 2 पॉइंट खत्म हो गए। मोर 19 टू गो। 19 ना, 21 क्लॉजेज है टोटल, तो और 19 बाकी है। एग्जैक्टली। स्टेटमेंट भेजा नहीं भेजा वो नहीं, स्टेटमेंट तो भेजना ही पड़ेगा। बैंक आपको छोड़ेगा नहीं, और अगर आपने बैंक को स्टेटमेंट नहीं दिया ना, बैंक ऑडिट चैप्टर है अपने को, उसमें वो आपका अकाउंट एनपीए कर देंगे टेम्पररी डिफिशियंसी के तहत। उनको चाहिए था ना स्टॉक स्टेटमेंट, तुमने नहीं दिया ना, 180 दिन से ज्यादा हो गए ना भाई साहब, क्या हो जाएगा? एनपीए सुना है आपने? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपका अकाउंट एनपीए कर देंगे वो। समझ के क्या? तो आपको देना ही पड़ेगा, बैंक छोड़ेगा नहीं बेटे ऐसा। और बहुत सी बार तो क्या होता है, बैंक की खुद वो उनके जो इन्वेंट्री काउंट के लिए जो सीए या सीएस जो होते हैं या सीएमएस जो होते हैं ना, बैंक खुद ही अपॉइंट करता है और बोलता है जाओ उनका करो, पैसा भी उन्हीं से लो। अपॉइंट बैंक करेगा, ऐसा भी होता है। बैंक भेजता है लोगों को, आपको उसको पैसा देना पड़ता। तुम नहीं कराओगे तो बैंक कराएगी। ये सब आप टर्म्स एंड कंडीशन जब अग्री करते हो ना लोन लेने के लिए, अब पढ़ते नहीं हो, बस साइन करते हो। पैसा मांगता है बस कर ले तू साइन, वो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये जब आप बैंक ऑडिट जब रियल लाइफ में भी करोगे ना, बहुत मतलब दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है ऑडिट की। इतने टाइप के ऑडिट करने मिलते हैं, इतने टाइप के एंटिटीज है, उनके मोडस ऑपरेंडी समझो। और इसमें फायदा मैं बताता हूं आपको, जब आप सीए की आर्टिकलशिप करते हो ना, जैसे अभी आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा, स्टार्ट कर लेना आर्टिकलशिप, ठीक है ना। फिर बॉस को बोलना मेरे को 1-2 महीने की छुट्टी चाहिए, पढ़ लेना, फिर रिज्यूम कर लेना। बट वेन एवर यू स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप, वेन एवर यू विजिट डिफरेंट क्लाइंट्स, ये ऑडिट और ये सब तो करने का, इसमें तो बहुत मजा आएगा ही आएगा। प्लस आपने ना एक ऐसा इंटेंशन रखना है कि ये लोग, क्योंकि देखो आप धंधे के अंदर हो और आपको बिजनेस का इन एंड आउट समझ में आता है,
तो आप उनका धंधा समझो, वो कैसे करते हैं, कैसे परचेसिंग करते हैं, क्या बिजनेस के इनके टैक्टिक्स है, कैसे डील करते हैं, कौन क्लाइंट्स है, कैसे जोड़ते हैं, ये सब बातें भी आप सीखो. जब आप क्वालिफाई हो जाओगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट व्हाट यू डू इज प्रैक्टिस और जॉब. आपको इतने सारे वैरायटी ऑफ बिजनेस का इतना सारा आपको नॉलेज आएगा कि हाउ दे डू द बिजनेस. यू कैन योर सेल्फ बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर having so much of experience, and being a CA, having the knowledge of the different laws, you can become a successful entrepreneur as well. समझ रहे क्या बात को आप? वो लोगों ने एक ऐसा मिथ बना के रखा है, CA बना मतलब सिर्फ प्रैक्टिस जॉब, उसके अलावा जिंदगी नहीं है. ऐसा नहीं है. परसेप्शन, ये थॉट बदलना है. कितने CA से मेरे पहचान में इतने CA, कितने से CA मॉडल है. They are on the cover pages of different magazines, local magazines, newspapers, ऐसा ऐड कर CA बोलने के लिए. वो बोलता है मेरे को समझ में आ गया ना क्या है करके, अब मेरे को पैसा कमाना है ना, प्रैक्टिस करके कमाऊं, जॉब करके कमाऊं या धंधा करूं, कुछ भी करूंगा मैं. दे आर रनिंग गुड बिजनेसेस ऑल्सो. किसी का एक डायमंड का बिजनेस डाल दिया उसने, अनशन धंधा कर रहा हो क्योंकि उसने एक क्लाइंट था उसका, उसने सब सीख लिया डायमंड. ऐसा तो एक ऐसा भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि एक ही चीज आप करे करके, है ना. यस, राइट. थर्ड पॉइंट आज के लिए आखिरी. हाँ, मजा है ना. लोन्स की बात करेंगे अभी. लोन्स की लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन. हिम्मत मत हारो, कर सकते हैं आप. मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बट ये सुनने को ऐसे कि बोर हो रहा है ऐसे. तुम बोलो ऐसे कि बाबा सर नहीं बोर हो रहा है ऐसे, इतना कौन करता है ऐसे, मेरे को आई एम नॉट मेड फॉर दिस. कोई होता है ऐसे, ये सब थोड़ी करना है मेरे को जिंदगी में. चलो लोन्स की बात करते हैं अभी. वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन or provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, चाहे वो secured हो या unsecured हो, to the companies, firms, limited liability partnerships or any other parties. If so, third clause activate कब होता है बेटे? थर्ड क्लॉज एक्टिवेट कब होता है? कंपनी है, कंपनी ने लोन, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट कहीं कुछ करा है, बराबर कि नहीं? देखो, इन्वेस्टमेंट इन, प्रोवाइडेड एनी गारंटी सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स. मतलब वो क्या कहता है, ये सब कुछ घूम फिर के किसके ऊपर आता है? इन्वेस्टमेंट, मतलब लोन्स के ऊपर. मतलब आप समझिए बात को, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, बट दैट इन्वेस्टमेंट इज इन द नेचर ऑफ अ लोन. ऐसा हो सकता है? कहने के लिए मतलब आप, इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? इन्वेस्टमेंट, बट इट इज इन द नेचर ऑफ व्हाट? लोन. दो बातें हो सकती है. एक तो डिवेंचर आपका इन्वेस्टमेंट है, बट इन द नेचर ऑफ व्हाट? लोन. डिवेंचर में पैसा लगाया, इट्स अ डेट ना अल्टीमेटली, सो इट इज इन द नेचर ऑफ व्हाट? लोन. कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो एग्रीकल्चर का बिजनेस करता है. वो मतलब सीजन के हिसाब से वो ट्रेडिंग करते रहता है वो. तो वो मेरे को क्या बोलता है, अर्षद मेरे को पैसा दे, मैं तेरे को 1% इंटरेस्ट देगा पर मंथ. मैं बोला ठीक है दे देना, 1% इंटरेस्ट पर मंथ दे दियो. तो अब मैं उसको पैसा देता हूँ, वो उसको क्या लग रहा है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बट मैं तो, मेरा नेचर क्या है उसका? आई एम गिविंग ए लोन, he'll repay me after 1 month along with interest. आई बात समझ में आपको? मैं उसको अगर 5 लाख रुपए देगा, वो एक महीने बाद मेरे को उसके ऊपर 1% 5,000 रुपीज इंटरेस्ट देगा. आई हैव माई 5,05,000 बैक विथ मी. सो ही इज थिंकिंग दैट आई हैव इन्वेस्टेड, बट माई गिविंग हिम मनी इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? लोन. ऐसा भी हो सकता है ना? आई बात समझ में? या मैंने गारंटी सिक्योरिटी या ऐसा कुछ दिया है, तो वो तो डायरेक्टली लोन ही हो गया. उसने लोन लिया, मैंने गारंटी दिया है, बराबर के नहीं? या तो क्या कहता है, लोन्स एंड एडवांसेस, वो तो सिंपल ही है. लोन्स सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी दिया हो. वो क्या लिखा है? टू द कंपनी, फर्म और अदर पार्टीज. इंपॉर्टेंट क्या है, आपके कंपनी ने अगर ऐसा कुछ कारनामा किया है
विच इज इन द नेचर ऑफ व्हाट, विच इज इन द नेचर ऑफ व्हाट, लोन्स, विच इज इन द नेचर ऑफ व्हाट, लोन्स। तो क्या होगा भाई, आपको यहां पे ये पॉइंट्स को रिपोर्ट करना है इफ सो। मतलब आपको यह समझना है कि ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक्टिवेट कब हो रही है, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एक्टिवेट कब हो रही है कि ऐसा कहीं कुछ लोन आपने दिया है तो। आई बात समझ में? अब जरा ध्यान से पढ़ना। वेदर ड्यूरिंग द ईयर, अभी एकदम आराम से, एकदम रिलैक्स मोड पे, एक गहरी सांस लो, छोड़ो, एक प्लेन रीडिंग करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे। आर वी गुड? पहले एक प्लेन रीडिंग, समझाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक प्लेन रीडिंग से भी कभी कभी क्या होता है, बहुत सी बातें जल्दी समझ में आ जाती है। समझो मेरी बात को, उसमें का ये एक पार्ट है। वन प्लेन रीडिंग विल गिव यू अ गुड इंसाइट एज टू व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, आराम से। वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स और एडवांसेस in the nature of loans or stood guarantee or provided security to any other entity not applicable to the companies whose principal business is to give loans, banks, NBFCs, financial institutions, इनके लिए नहीं है ये, बराबर, but other than those companies जिन्होंने अगर लोन दिया है तो provided loans और provided advances, इफ सो इंडिकेट, मतलब पहले क्या है, उन्होंने बोला ऐसा लोन वोन दिया है, बराबर, तो क्या हो जाएगा, आपने रिपोर्ट करना है। उसमें का वापस फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, लोन्स एंड एडवांसेस, सिर्फ और सिर्फ देखो ऊपर क्या बोला था, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, लोन्स एंड एडवांसेस, बहुत बोला उन्होंने, बट उसमें फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ क्या बोला, प्रोवाइडेड लोन्स एंड एडवांसेस और स्टूड गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी, ये आ गया। ध्यान से, आराम से। तो क्या कहता है, उसके दो बच्चे, फर्स्ट पॉइंट के दो बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या क्या बताना है, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कितना अमाउंट दिया आपने, एग्रीगेट अमाउंट, बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज एट द बैलेंस शीट डेट, साल भर में आपने कितना दिया। देखो आपको सिर्फ आउटफ्लो बताना है टोटल, मतलब मैंने आज इसको 7 लाख दिए, इसने मेरे को वापस से 5 लाख रिटर्न कर दिए, बट बाद में मैंने उसको और 7 लाख दिए, इसने मेरे को और 5 लाख दिए, मैंने बाद में उसको और 7 लाख दिए। हाउ मच इज द एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर आई गेव हिम, 7 - 5 + 7 - 5, ऐसा करके नहीं बताना है, 7 7 7 21 लाख दिए उसको। आई बात समझ में? फिर उसने मेरे को जो रीपे किया ना, वो माइनस करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बताऊंगा। साल भर में मेरे एंड से सिर्फ कितना आउटफ्लो था, 21 लाख, दैट इज एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। हाउ मच अमाउंट यू गेव हिम ड्यूरिंग द ईयर, अंडरस्टूड? ये बोलना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली उसने मुझे कुछ रीपे किया होगा, तो वो माइनस करके फिर आपने बस क्या बताना है कि साल भर में हमने इतना दिया, अब ईयर एंड पे इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, आफ्टर ऑब्वियसली द मनी रिसीव फ्रॉम हिम। क्लियर है एकदम? बोलना पड़ेगा आपको, यस। विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट अमाउंट्स एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, एट द बैलेंस शीट डेट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन्स और एडवांसेस और गारंटीज टू सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। तो ये किसका रिपोर्टिंग करना है कि आपकी कंपनी ने किसको लोन, एडवांस, गारंटी, सिक्योरिटी, किसके बारे में बोल रहा है वो, जेवी, सब्सिडरी, एसोसिएट्स। देन फिर से एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, बराबर के नहीं, एट द बैलेंस शीट डेट विथ रिस्पेक्ट टू सच लोन्स एंड एडवांसेस टू, अब क्या बोला, पार्टीज अदर देन सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। फालतू, ऐसा नहीं है, आपको दोनों का अलग अलग डिस्क्लोजर देना है। अपने घर वाले जो है उनको कितना दिया और बाहर वाले जो है उनको दिया, रिपोर्ट करना है सेम, अमाउंट एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March, बट एक घर वालों के लिए और एक
बाहर वालों के लिए। अच्छा लिखो, घर वाले, बाहर वाले, ये जब मैं बोलता हूँ सिर्फ सुनने के लिए अच्छा लगता है, हाँ सही बोला सर ने, ये नोटिंग करने का, ये जब आप खुद के लिए जब कभी पढ़ोगे गलती से, कभी इच्छा हो गई चल भाई पढ़ लेते हैं कारो, है ना, तब याद आएगा। और ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, इसमें एक और जानबूझ के चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। यूजुअली आई टीच दिस एट वेरी एंड, बट व्हाई आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज, जब आपका ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा, you will be looking for articleship, you will be starting articleship and you should start your articleship, otherwise फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो जाएगा, 6 महीने से डिले हो जाएगा, फिर क्या फायदा ग्रुप 1 क्लियर करके। तो आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, फिर आपको कारो के बारे में पूछेंगे, आप बोलेंगे हमारे क्लास में अभी तक नहीं हुआ है, एंड यूजुअली इंटरव्यूज में यही सब बातें पूछी जाती है। तो यू शुड बी अपडेटेड विद कंपनी लॉ, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस। ऐसा बहुत सोचता हूँ मैं, अच्छा अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सो लोन्स एडवांसेस अगर दिए है आपने, तो आपने क्या क्या दिखाना है आपको, एक घर वालों को कितना अमाउंट दिया आपने, बाहर वालों को कितना दिया, बराबर। ये चिचोरा देखो, एक कोई घर वाली बाहर वाली लिखता हूं बोले, अलग आदमी है। सो आपने घर में कितना पैसा दिया, घर में कौन लोग है, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स एंड अदर पार्टीज, देन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स एंड एसोसिएट्स। आगे बढ़ता है। Second point is very easy for you, you'll get it easily. Whether the investments made, guarantees provided, security given, and the terms and conditions of the grant of all loans. अब इसमें B वाले पॉइंट में किसकी बात कर रहे हैं, सारे लोन्स की, मतलब कौन, चाहे वो घर में दिए हो या बाहर दिए हो। And the advances in the nature of loans are not prejudicial to the company's interest. ये अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, A for advances, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी, तो वो आपने क्या देखना है कि उसके सिक्योरिटी, टर्म्स एंड कंडीशंस, दे शुड बी व्हाट, नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। सो बी वाला पॉइंट इज वेरी इजी। ओके, अब आपने लोन दिया है ना, बराबर, सिंपल। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स, वेदर schedule for repayment of principal and payment of interest has been stipulated. You understand what is schedule for repayment? जैसे आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, EMI, हर मंथ आपको इतना पैसा देना है, प्रिंसिपल इतना, इंटरेस्ट इतना, या आप रीपेमेंट का आप शेड्यूल डिसाइड करते हो, भाई मुझे मंथली मेरा एक EMI दे मेरे को, या मेरे को ये एवरी 6 मंथ्स में मुझे तू दे, एवरी क्वार्टर पे दे, आपने डिसाइड करा होगा ना। सो आपने क्या देखना है कि वेदर शेड्यूल फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, एंड अगर ऐसा शेड्यूल बनाया है तो क्या आपको वो पैसा उसके हिसाब से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपने रिपोर्ट करना है। कौन से लोन्स के बारे में बेटे, सारे लोन्स, घर में दिए हो या बाहर दिए हो। घर में और बाहर में सिर्फ अंतर कहां है कि आपको सिर्फ बताना है कि कितना अमाउंट घर में दिया है और कितना आउटस्टैंडिंग है, और कितना अमाउंट बाहर दिया और कितना आउटस्टैंडिंग है। आई बात समझ में? बाकी फिर टर्म्स एंड कंडीशंस सबके लिए रिपोर्ट करो, सबके लिए आपने शेड्यूल फॉर रिपेमेंट बनाया होगा, उसके हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा वो भी आपने देखना है और रिपोर्ट करना है। उसके बाद अब क्या हो सकता है, आपने शेड्यूल फॉर रिपेमेंट बनाया, हर महीने इतना इतना मुझे आना चाहिए पैसा, EMI आपने डिसाइड कर लिया। दो बातें होगी, एक तो रेगुलर मिलेगा या तो रेगुलर नहीं मिलेगा। रेगुलर मिल रहा है, ओके, रिपोर्ट करो, रिसीव्ड रेगुलरली। बट if the amount is overdue, इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट ओवरड्यू है मतलब रेगुलरली नहीं मिल रहा है आपको, बोलना बेटा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्टेट द टोटल अमाउंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। स्टेट द अमाउंट मतलब आपको क्या बताना है, कितना, देखो नहीं मिल रहा पैसा, तो आपको क्या बताना है कि कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 90 डेज। मतलब आज समझो, आज तारीख है 18 जनवरी 2022, आज मेरे को पैसा देना ड्यू बनता था, शेड्यूल के हिसाब से नहीं दिया, तो लगेज रिपोर्ट करेगा क्या, ओवरड्यू हो गया रिपोर्ट करो ना। आज से हम वेट करेंगे कितना, 90 डेज, ड्यू डेट पे नहीं दिया तो वो क्या हुआ, ओवर ड्यू। एंड जब वो ओवर ड्यू मतलब ड्यू डेट से 90 दिन, 90 रोज हो गए, 90 दिन पूरे हो गए,
अभी तक नहीं दिया मालिक, तो वो पैसा रिपोर्ट करेंगे। और ये 90 डेज का क्राइटेरिया भी क्यों आया? बैंक्स में एनपीए के लिए होता है। वो बैंक्स में एनपीए क्लासिफिकेशन होता है व्हेन द अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, देन दैट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज व्हाट? एनपीए। तो वही लॉजिक लगाया यहां पे इन्होंने 90 डेज का, कि अगर ओवरड्यू हो गया फॉर मोर देन 90 डेज आपको रिपोर्ट करना है। बट उसके आगे और लिखा है, प्लस यू ऑल्सो हैव टू स्टेट the reasonable steps that have been taken for the recovery. Plus you also have to state what the reasonable steps that you have taken for its recovery. इसका मतलब क्या है? reasonable steps for recovery मतलब ऐसा बेचता हूं अभी गुंडे, टीवी उठाओ, फ्रिज उठाओ, गाड़ी उठाओ, ठोक डालेगा, नहीं दिया पैसा तो, इसको रीजनेबल स्टेप्स नहीं बोलते। रीजनेबल स्टेप्स मतलब अ सिंपल रिमाइंडर, सेंडिंग अ लेटर ऑफ रिमाइंडर्स कि बाबा यू ओ मी द मनी, और सेंडिंग अ नोटिस दैट यू हैव नॉट पेड मी, बराबर, अमाउंट्स टू व्हाट? अ रीजनेबल स्टेप फॉर रिकवरी। ये क्यों होना चाहिए रीजनेबल स्टेप फॉर रिकवरी, ये भी बताता हूं आपको। बचपन में पढ़े थे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टाइम बार्ड डेट। इसीलिए यहां पे सरकार बोलती है कि देखो, इस शेयर होल्डर का पैसा है, आपने लोन के माध्यम से दिया है, आप क्या बोल दोगे? दिया ना, अरे जान दे, ओवरड्यू हो गया ना, देगा कभी ना कभी देगा। आप उसको रिमाइंडर्स ही नहीं दोगे, आप उसको नोटिस ही नहीं भेजोगे कि भाई रिकवर करना है मेरे को, पैसा देना है मेरे को, आप कुछ भी नहीं बोलोगे उसको। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप समझे क्या बात को? क्या हो जाएगा? आप अगर उसको कितने साल के लिए, 3 साल के लिए अगर आप उसको रिमाइंड नहीं करोगे तो इट विल बी व्हाट? टाइम बार्ड डेट। फिर आपका हक ही चला गया उसके ऊपर से। तो ऐसा चलेगा क्या? नहीं। इसके लिए कारों में रिपोर्टिंग करना ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा 1 रुपया भी अगर ओवरड्यू है रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। आई बात समझ में आपको? यस। एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो। आगे जो पॉइंट्स है ये हम लोग कल करते हैं। जो एक्सटेंडेड फ्रेश लोन्स या रिपेबल ऑन डिमांड वाला जो मैटर है वो हम लोग कल करेंगे। यहां तक अपन ने 2.5 पॉइंट पढ़ा अपन ने। मजा आया क्या? कल आएंगे और कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवीजन जरा 1-2 दिन होल्ड पे डालेंगे। ओके ओके। ठीक है, समझ में आया आपको यहां तक? एनीवन, एनी क्वेरी, एनी डिफिकल्टी? नो, ऑल गुड। मजा आएगा कि कंप्लीट कर देना ही है। आप बोलो, ये थोड़ा है, माथा खपेगा इसके अंदर। कल करे इसको, आराम से कल करते, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, बट फिर यार 2 घंटे पूरे नहीं हुए, पब्लिक बोल रहा है सर। नहीं हुए ना यार। और 10 मिनट बाकी। आज थोड़ा 11:40 को स्टार्ट कराना चलता है, 10 मिनट का। चलो ना 2 देख कर लेते ना इसका। चलो ठीक है, पढ़ लेते हैं। 1-2 मिनट पढ़ ले, खत्म कर, फिर वो याद नहीं आएगा ना को। चलो ठीक है, चलो। थैंक यू वेरी मच। सी यू गाइस टुमारो। टुमारो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 1 सेकेंड ना, सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें दादा, स्ट्रीमिंग मत ऑफ करना। हाँ, आनंद सर का लेक्चर नहीं है आज। आनंद सर का अभी मैसेज आया कि मैम इज नॉट फीलिंग वेल। हेमा मैम, सर्स वाइफ, इज नॉट फीलिंग वेल, सो ही हैड टू रश टू हॉस्पिटल, है ना। वो आज सुबह उन्होंने ग्रुप 1 का लिया था लेक्चर उन्होंने, बट सडनली मैम इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो फैमिली का थोड़ा दर्द आप समझो भाई। तो सर गए हैं, बट सर हैज़ मेड एन अश्योरेंस कि किड्स यू डोंट वरी, है ना, आपका सिलेबस सब बराबर से हो जाएगा। कभी भी कोई भी फैकल्टी जब भी छुट्टी देगा, मतलब मान लो मेरे को दर्द हो गया, मैं छुट्टी लिया, कभी ऐसा तो मेरा होता बहुत कम है, मैं प्रकट हो ही जाता हूँ, मैं बहुत ढीठ आदमी हूँ, ठीक है ना, तो मैं तो आ जाता हूँ भले ही कितना भी लेट हो, आई एम हियर, टच वुड। बट अगर कभी मान लो मैंने नहीं लिया, स्वप्निल सर ने नहीं लिया, तो इन दैट केस आनंद सर विल टेक। और कभी कभार सर सुबह सुबह भी आपको बुला लेंगे जल्दी। सर का 8:30-9 बजे शुरू होता है ना, तो ही में टेक अप एट 7 to 8:30 और ऐसे कभी कवर अप करने के लिए। बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, है ना, रेस्ट अश्योर्ड फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग गाइज एज वेल, है ना। यस, थैंक यू, बाय बाय। तुमको मजा आ रहा ना बट ऑडिट पढ़ने में, मतलब ऐसा है।